तो हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए आपके लिए डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, मैंने आपको यूनिट डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर में भी बोल दिया था ये कि इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अब वो मौका आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है, डायमेंशन एनालिसिस में जितनी भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैं तुम्हें बताऊंगा वो सब तुम्हें याद करनी है। देखो, प्रिपरेशन के बहुत स्टेजेस होते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत चीज़ें समझनी पड़ती है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ तुम्हें रटना पड़ता है। ये वो टॉपिक है जहाँ तुम्हें रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे रटो ना और तुम्हारे नंबर आ जाए, है ना। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में हमें हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, चाहे वो तुमने पढ़ी हो ना पढ़ी हो। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होंगी जो तुम्हें क्लास 12th में जाके बिल्कुल लास्ट चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, बट उसकी डायमेंशन निकालना तुम्हें अभी से आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो डायमेंशनल एनालिसिस तुम नहीं कर पाओगे। तो आज जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो सब तुम बिल्कुल अच्छे से नोट करना। डायमेंशंस को याद कैसे करना है उसकी ट्रिक्स भी मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। सो तुम्हें इतना ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा, इतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा। इतनी सारी डायमेंशंस है, मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दूंगा कि यार इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी डायमेंशन ये है, फिर ये इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी डायमेंशन ये है ना। ऐसे करके मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगा जिससे तुम बहुत ही ईजिली सबको याद कर पाओगे, ठीक है। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि डायमेंशंस होता क्या है। देखो, हमने ये बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डिराइव्ड, है ना। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, PQ लिख रहा हूँ, है ना, समझ में आना चाहिए इतना। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल और सेकंड आर अवर डिराइव्ड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई है, बट उसे अभी छोड़ते हैं। अगर तुम्हें देखनी होगी तो यू कैन ऑब्वियसली वॉच इट, ठीक है। सो हमने बोला था कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है दे आर 7 इन नंबर। जरा उनके नाम मुझे कमेंट में बताना अगर तुम्हें आते हैं तो। देखो, पहला है हमारा लेंथ, सेकंड इज अवर टाइम, देन अवर मास, है ना। और क्या है, हमारा टेम्परेचर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे आप केमिस्ट्री में मोल में लिखते हो, है ना, कितना मोल है हमारा सब्सटेंस, वो। और अवर सिक्स्थ क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, OUS इंटेंसिटी, जो क्या है आपकी लाइट कितनी तेज है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। एंड सेवंथ इज अवर करंट, है ना। अब देखो, हर ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है सबकी कुछ ना कुछ यूनिट है। जैसे लेंथ को हम किस में करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बता रहा हूँ मैं, ऐसा यूनिट, दैट इज मीटर। टाइम किसको, सेकंड में। मास कितना, केजी में। किस यूनिट में, टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है मैंने, टेम्परेचर किस में लिखते हैं हम, टेम्परेचर हम केल्विन में लिखते हैं। देखो, ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है ना। तुमसे कोई टेम्परेचर की यूनिट पूछे, तुम क्या बोलोगे, सर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। बट वो क्या है हमारी SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट टेम्परेचर की है क्या, केल्विन। तुमने केमिस्ट्री में शायद अभी तक पढ़ भी लिया होगा कि एब्सोल्यूट जीरो होता है हमारा 0 केल्विन, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हमारी मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, इसे हम कैंडेला में बोलते हैं, ठीक है, कैंडेला यूनिट है इसकी। करंट सबको पता होगा, एम्पेयर। अब देखो, हमने ये बात करी थी कि जो हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल से मिलके ही बनी है ना। सो जब भी हम फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते हैं तो हम उनकी कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिविजन करते हैं। उससे क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ पावर्स जनरेट हो जाती हैं, है ना। पावर्स मतलब समझते हो ना तुम, एक्सपोनेंट में जैसे हम करते थे A की पावर B, A स्क्वायर, A क्यूब, है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल वाली है, उनको, उनसे जब हम डिराइव्ड बनाते हैं तो कुछ पावर्स, सम पावर्स आर अटेन्ड बाय व्हाट, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी डायमेंशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी स्पीड क्या है, डिराइव्ड है ना। स्पीड को हम डिराइव कर रहे हैं, स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है यार, लेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम तो टाइम है ना। अगर हम इसको लिखें, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, L की पावर 1 इंटू T की पावर -1, है ना। इतना आपको पता होगा, जब T यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो जो ये L1T-1 है, ये है डायमेंशन ऑफ स्पीड। व्हाट इज दिस, डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या है ये, दिस इज डायमेंशन ऑफ स्पीड। और डायमेंशन को हमेशा हम क्या करते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। किसमें लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना। सो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी से जब डिराइव क्वांटिटी बनेगी तो फंडामेंटल क्वांटिटी से कुछ पावर अटेन हो जाएगी। उन्हीं पावर को जब हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सो यहाँ जैसे एल टी लिखा वैसे ही सबके कुछ ना कुछ सिंबल है। जैसे लेंथ का तो हमारा एल ही है, ठीक है। टाइम का हमारा टी, मास का हमारा एम, टेम्परेचर का हमारा के है, ठीक है। टेम्परेचर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला को हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सी डी गालों की सी डी। करंट एम्पेयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो डायमेंशन क्या होती है? व्हेन वी मेक अ फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड ऑब्वियसली यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। सो क्या होता है कि दे अटेन सम powers, these are called dimensions of physical quantity, है ना। जैसे हमने यहाँ पे स्पीड की बात करी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी लेंथ अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में ही तो मेजर करोगे ना, ऑब्वियसली बात है। सो लेंथ अपॉन टाइम। अब जब ये टी ऊपर जाएगा तो टी की बात क्या हो जाएगी? -1। जैसे हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है हमारा स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड किस में है हमारा? अभी बताया था LT-1, है ना। स्पीड की डायमेंशन क्या है? LT-1 अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टाइम की तो टी ही होती है। अब इसमें भी ये टी ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी? टी की पावर -1 पहले से थी, उसमें एक और -1 ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? -2। सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी हमारी LT-2। ऐसे ही अगर मैं ऊपर निकालूं या यहीं पे निकाल देता हूँ, फोर्स की डायमेंशन अगर मैं निकालूं, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की डायमेंशन क्या है? m ही है, ठीक है। l की डायमेंशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? LT इंटू -2। तो MLT-2 आ जाएगी हमारी डायमेंशन किसकी? फोर्स की। ऐसे ही तुम फटाफट मुझे जरा वर्क की डायमेंशन निकाल के दिखाना। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, है ना। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट ही होगा, है ना। इसकी डायमेंशन मुझे कमेंट में चाहिए जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है। सो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या है? MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट की क्या है? डिस्प्लेसमेंट की क्या है? लेंथ में तो मेजर कर रहे हैं ना, इनटू एल। सो ये कितना हो जाएगा? ML, एक एल यहाँ पे, एक एल यहाँ पे, L² T-2, है ना। सो आपको क्या करना है? ऐसे ही आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सकते हो। बट बेटा एक यहाँ पे चीज है कि फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे पास बहुत सारी है, ठीक है। चलो इनके तो तुम्हें फॉर्मूलाज पता थे, तुमने निकाल लिया। बट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी तो बहुत सारी जो तुमने अभी तक पढ़ी ही नहीं है ना। 12th में जाके पढ़ोगे आगे, है ना। क्या पता 11th में पढ़ो, आगे जाके टॉर्क पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी पढ़ोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, कैपेसिटेंस पढ़ोगे। उन सब के फॉर्मूलाज आपको अभी नहीं पता। क्या पता रेजिस्टेंस का पता हो, टॉर्क का पता हो, बट कैपेसिटेंस नहीं पता, इंडक्टेंस नहीं पता। उनकी यूनिट्स कैसे निकालोगे? वो तो तुम्हें भी याद ही करनी पड़ेगी ना, फॉर द टाइम बीइंग। जब तक तुम 12th में नहीं पढ़ते तब तक अभी थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बेसिक बता दूंगा वो होता क्या है, बट उनकी डायमेंशंस तुम याद रखना। और तुम्हें हर एक यूनिट, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ऐसे याद करने के लिए दूंगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशन। मैं तुम्हें एक लिस्ट बना के दूंगा 5-10 जिनकी सेम है, कि इन सब यूनिट्स को याद कर लो, है ना। उनकी जो डायमेंशंस है वो क्या होंगी? सबकी सेम, और वो कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होंगी। सो इसे तुम नोट करो। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ डायमेंशंस लेके आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। बिना याद करे काम नहीं चलेगा, प्लीज़ मेरी बात मानो। हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए अलग फॉर्मेट होता है, यहाँ तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो। एक बंदा जिसको यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल अच्छे से आता है, डायमेंशन एनालिसिस में वो सारे क्वेश्चन कर लेता है, उस बंदे में और दूसरे बंदे में जिसको डायमेंशन एनालिसिस में दिक्कत होती है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि उसे जितनी भी डायमेंशन है ना वो सब याद होती हैं, उसे पता होता है। और जिसको नहीं आता, जिसको ये पता ही नहीं है, वो कैसे सॉल्व करेगा, है ना। सो प्लीज़ इसे नोट करो, और आगे जो लिस्ट मैं तुम्हारे सामने लेके आऊँगा ना, उसे बिल्कुल अच्छे से नोट करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। रोज़ एक बार पढ़ना, 5 दिन बाद तुम्हें खुद याद हो जाएंगी। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और ऐसी अराउंड 150 और है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि यार 150 में याद क्यों करूँ, इसका क्या फ़ायदा, डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ कहाँ होता है। देखो डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करते हैं हम फॉर्मूला को डिराइव करने में।
फॉर्मूले को वेरीफाई करने में कि हाँ फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं है, और यूनिट कन्वर्जन में भी यूज़ करते हैं, जो कि आपने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया होगा, और मैंने यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया था। ठीक है, चलो तो ये हमारी कुछ पहली 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है डिस्टेंस। अब मुझे बताओ डिस्टेंस की फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, है ना, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस की, डिस्टेंस तो खुद एक फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, या डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, ऑब्वियसली बात है लेंथ में मेजर करते हैं है ना। तो अगर इसकी मैं डायमेंशन निकालूं तो क्या एल नहीं आएगी, है ना, है ना, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या आएगी, एल, लेंथ में मेजर करता हूँ, है ना, और कुछ तो है नहीं ना, इसमें टाइम आता ना, इसमें कुछ और आता है, एम्पेयर उम्पेयर करंट कुछ नहीं आता, है ना। तो डिस्टेंस सिर्फ हम लेंथ में मेजर करते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एल। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरीके का डिस्टेंस ही है ना, कितनी दूर आप अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए हो, मीटर में ही मेजर करोगे, सो उसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, एल होनी चाहिए। रेडियस, रेडियस भी आप लेंथ में ही मेजर करते हो, है ना, रेडियस भी आप लेंथ में ही मेजर करते हो, तो उसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, एल। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये थोड़ा तो मैं समझ में नहीं आ रहा ये होता क्या है, और उसकी जरूरत भी नहीं है समझने की, बस एक बात ध्यान रखो, आगे नाम के रेडियस आ गया तो मतलब लेंथ का है ये, इसकी डायमेंशन भी क्या है, लेंथ। उसके बाद आता है हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर तुम ये सोच तो नहीं रहे कि क्या बोलते हैं, ये तो टाइम की यूनिट होनी चाहिए कि कितने साल, है ना, नहीं, लाइट ईयर हमारे डिस्टेंस की ही एक यूनिट होती है, डिस्टेंस ही हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में, है ना। लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में हमारी लाइट कितनी ट्रैवल करती है उसे हम बोलते हैं क्या, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी हमारा एक तरीके का डिस्टेंस है। इनफैक्ट ये जो पार्सेक है और जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये भी सारी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं किसकी, किसकी, डिस्टेंस की। तो ये सारी चीजें जो भी है वो कहीं ना कहीं लेंथ ही है ना, कहीं ना कहीं लेंथ ही है, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, सब क्या है, लेंथ ही तो है। चाहे लाइट ईयर भी हो, एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर गई, है ना, वो भी तो लेंथ में ही मेजर करेंगे, ऑब्वियसली बात है। सो इन सबका डायमेंशंस क्या है, एल, सिर्फ एल। तुम्हें ऐसे याद करना है, ऐसे याद नहीं करना है, डिस्टेंस का एल, डिस्प्लेसमेंट का एल, रेडियस का एल, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन का भी एल, लाइट ईयर का एल, पार्सेक का एल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एल, नहीं। तुम्हें क्या याद करना है, डिस्टेंस समझ लेना एक बार, अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का खुद पता चल जाएगा, रेडियस का नाम सुनते पता चल गया, और तुम्हें बस ये चीज याद रखनी है कि लाइट, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये हमारी डिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं, तो इनका डायमेंशन भी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, इन 7 को नोट करते करते चलो, और मेरी बात ध्यान से सुनना एक और, कि बिल्कुल साफ सुथरा लिखना। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 12th वालों को, वो क्या करते हैं कि एक ही ब्लैक पेन लेंगे, उसी से रगड़ते रहेंगे, उन्हें खुद समझ में नहीं आता फिर बाद में कि क्या लिखा हुआ उन्होंने, है ना। तो तुम बिल्कुल ध्यान से अच्छे से इन्हें नोट करना, ताकि तुम अपने जो टेस्ट के उसके सामने चिपका सको और तुम्हें दूर से ही नजर पड़ जाए, है ना। ऐसे करना, जितनी बारी वहां से आगे से निकलो, बस एक बार ऊपर से देख लो, तुम्हें 5 दिन में याद हो जाएगा। चलो, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज देखो, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। देखो और डायमेंशन हमारे पास ये है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें क्या है, स्पीड की डायमेंशन। हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी डायमेंशन मुझे कमेंट में बताओ, दोबारा कमेंट करते रहो, जितना लिखते रहोगे उतना तुम्हें याद होता रहेगा। डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं हम, लेंथ में, अपॉन टाइम, तो डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस 1। ओके, अब आगे देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी तो एक तरीके की स्पीड है, बस उसके पास एक्स्ट्रा क्या है, डायरेक्शन है। तो स्पीड और वेलोसिटी की तो भाई सेम होगी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी तो स्पीड में ही मेजर करेंगे हम, एवरेज स्पीड भी तो किलोमीटर पर आ रही होगी। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ अपनी, भगाते हुए जा रहा हूँ, है ना, ठीक है, कहीं स्लो हो रही है, कहीं भाग रही है, कहीं स्लो हो रही है, कहीं जा रही है, तो जो मेरी एवरेज स्पीड होगी वो भी तो किलोमीटर पर आवर में ही होगी, वो भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी ऐसी तो निकालते हैं, है ना, तो वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, तो उसकी भी एल टी माइनस 1 ही होगी। आगे आ गए हम एवरेज वेलोसिटी की, सेम बात है ना। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एट अ पर्टिकुलर टाइम आपकी वेलोसिटी कितनी है, एट अ पर्टिकुलर टाइम आपकी स्पीड कितनी है, वो होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मेरा कोई एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ना, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, है ना। बात आके आती है टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ये सब आपने नहीं सुना होगा, ऑब्वियसली बात है, अभी 11th में नहीं सुना होगा। इनको याद कैसे करोगे, ये बात ध्यान रख लो, जिसमें वेलोसिटी आ गया भाई, वो सारी वेलोसिटी ही तो है। वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, है तो सारी वेलोसिटी। करेंगे तो मेजर मीटर पर सेकंड में ही, सारी तो वेलोसिटी है, ऑब्वियसली बात है। सो होगा तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बात याद रखना कि जो ये सारी है, ये जो सारी है,
सारी उन सब की डायमेंशन होगी LT-1। तो ये बात ध्यान रखना, जिसमें भी स्पीड या वेलोसिटी आ जाए उसकी डायमेंशन होगी LT-1। सब में देखो, इसमें स्पीड है, इसमें वेलोसिटी है, इसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी 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 वेलोसिटी। तो कहीं भी वेलोसिटी या स्पीड दिख जाए तो डायमेंशन चुपचाप LT-1 लिख के निकल जाना वहां से, और फालतू मत पूछना कि वो है क्या, वरना फॉर्मूला देखोगे ना इनका, टर्मिनल वेलोसिटी का देख लो, क्रिटिकल वेलोसिटी का देख लो, एस्केप वेलोसिटी का देख लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का देख लो, रिलेटिव वेलोसिटी का देख लो, फॉर्मूला देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और जब रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे ना हम, मैंने एक लेक्चर भी अपलोड करा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना, तुम्हारा ऐसा दिमाग हो जाएगा वाओ ये क्या हो रहा है ना। सो ये चीज़ें क्या है उनमें ध्यान देना तुम्हारे लिए अभी बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि ये पूरा क्लास 11th और 12th का सिलेबस है। ऑब्वियस सी बात है एक लेक्चर में या तुम एक चैप्टर में नहीं निपटा पाओगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी क्या होगी, मूर्खता, जो तुम इसके पीछे पड़ोगे कि ये होता क्या है। अभी के लिए नहीं, पता चल जाएगा टाइम आने में। सो बस इतना ध्यान रखो, जहाँ कहीं भी स्पीड या वेलोसिटी आ जाए हम क्या कर देंगे, डायमेंशन LT-1। इसे नोट करो और हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ डायमेंशंस मैं तुम्हारे सामने लेके आता हूँ। हो प्रेशर कुकर जैसे सकी बचाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, मारो रट्टा ही नहीं भी। इस चैप्टर में रट्टा मारने का बहुत काम है, सीरियसली बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। और रट्टा नहीं मारोगे तो नहीं हो। अब हम कुछ बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी डायमेंशंस की। देखो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, डेल्टा V अपॉन T होता है। वैसे तो मान लो ऊपर वेलोसिटी की यूनिट और नीचे टाइम की यूनिट है ना। वेलोसिटी को क्या होता है, वेलोसिटी की डायमेंशन कमेंट करो, अभी बताई थी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की L इंटू T-1 अपॉन टाइम की यूनिट, सॉरी यूनिट डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या होती है T। अगर ये T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा LT-1, पहले से था एक और -1 आ गया -2। सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2, है ना। अब एक्सेलरेशन से मिलती जुलती या एक्सेलरेशन ही है, ये सारे टर्म देखो, एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है ना। एवरेज मतलब मेरी जब पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई उसमें मेरी एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आई, है ना, वो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है, वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब मेरा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे, टाइम फ्रेम पे कितना एक्सेलरेशन है, दैट इज अवर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जी, सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जी, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं ना, है ना। ये क्या होता है, ग्रेविटी हमें कितने एक्सेलरेशन से नीचे खींच रही है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरी बात आती है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके बारे में तुम्हें डिटेल में ग्रेविटेशनल चैप्टर में पता चल जाएगा। तक ये बात समझ लो कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, कहीं ना कहीं अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखो तो, है ना। फिर बात आती है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की। अब ये बात आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें वेलोसिटी हर बार चेंज होती रहती है। जैसे ये हमारी बॉल है और यहाँ से घूम रही है तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, ठीक है। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमें किसी भी चीज़ की डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसे बोलते हैं हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी की वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉल है कोई भी चीज़ है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाती है। अगर ये ना हो तो सीधे क्या निकल जाएगी बाहर, है ना। एक्सपेरिमेंट करके देखना, हाथ में यो लेना, कुछ भी लेना, धागा बांध के बॉल लेना, घुमाना 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 सॉरी, और घुमाते ही जैसे तुम छोड़ोगे ना सीधे टेंजेंशियली निकल जाएगा। या तुमने बाइक के टायर में भी देखा होगा, जब हमारी गाड़ी ऐसे आगे जाती है, बहुत बार नोटिस करा होगा तुमने, ऐसे टायर को रोटेट करते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे करके, तो नीचे वाले कुछ पानी की चीटें साथ ना ऐसे टेंजेंशियली निकलता है, वो हमारे मुंह पे आते हैं, फिर हम बोलते हैं क्या पागल है कैसे चला रहा, बट उसे भी नहीं पता ना कि हमारा कितनी दूर तक पानी आ रहा है ना। सो ये भी हमारे इसी की वजह से होता है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे है टायर में तब तक उसे पीछे की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है, बट जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकला, है ना, एक्सेलरेशन खत्म, तो टेंजेंशियली वो क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो ये भी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन ही है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, LT-2। फिर आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। आपने देखा होगा जब आप कार में बैठते हो या झूले में बैठते हो, जो ऐसे से घूम रहा है
या जब कार टर्न करते हैं तो आप बाहर की तरफ जाते हो, है ना, आप क्या करते हो, बाहर की तरफ जाते हो, तो आपको भी एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स लग रहा है ना, तभी तो आप साइड की तरफ जा रहे हैं, है ना। सो वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और ये बात ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा एक सूडो फोर्स होता है। वो फोर्स हम पे कोई बॉडी नहीं लगानी होती, वो फोर्स होता है हमारे ऊपर ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। हमारा इनर्शिया बोलता है कि हम जैसे गाड़ी सीधी चल रही है ना, हम में भी सीधे जा रहे हैं, लेकिन एकदम से गाड़ी जब टर्न होती है ना, हमारी बॉडी की टेंडेंसी रहती है कि सीधे ही रहे वो, सो हमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। सो इन सारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, LT-2, क्योंकि सारा डायमेंशन है ना। चलो अब ये तो हो गया अच्छी बात। अब आगे मैं तुम्हें 3 डायमेंशन दे रहा हूँ, सॉरी 3 फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूँ, उनकी डायमेंशन मैं चाहूँगा तुम खुद लिखो, खुद निकालो और कमेंट करो, ठीक है। इसे नोट करो फटाफट फटाफट, फिर मैं आगे की डायमेंशंस लेके आता हूँ। अब देखो ये कुछ और फिजिकल क्वांटिटी है, ये एज अ तुम्हारे लिए क्वेश्चंस है ताकि तुम डायमेंशन निकालना सीख लो, है ना। वो इम्पल्स तुम्हें नहीं पता होगा, मोमेंटम तुम्हें पता होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स भी कहीं ना कहीं मास इनटू वेलोसिटी की ही डायमेंशन आती है, वैसे होता है ये फोर्स इनटू टाइम, है ना। फोर्स इनटू डेल्टा टी, कितने टाइम में हमने फोर्स लगाया, इम्पल्स होता है, ठीक है। फिर फोर्स आता है, तुम फोर्स की डायमेंशन निकाल सकते हो, है ना। वर्क की डायमेंशन क्या है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने स्टार्टिंग में भी निकाली थी, नोट करो, है ना। मैंने बोलता याद करना है, याद हुआ है तो कमेंट में बताओ। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। इन सब की मैं तो निकालूंगा ही निकालूंगा, लेकिन तुम्हें भी निकालनी आनी चाहिए, है ना, तभी तो डायमेंशनल एनालिसिस सीखोगे। सीख क्यों रहे हो जब मैं सब कुछ मैं नहीं करना है तो। देखो मास की यहाँ पे डायमेंशन क्या होती है, क्या होती है, m ही होती है, ठीक है, इनटू वेलोसिटी की क्या होती है ना, मीटर पर सेकंड, LT-1। तो ये कितना हो गया हमारा टोटल, MLT-1। ये हो गया हमारे मोमेंटम की। और इम्पल्स की भी यही होती है, पहले तुम फोर्स की निकाल लो फिर इम्पल्स की निकाल लेना, वो तुम्हारे ज़्यादा इजी रहेगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की क्या होगा m, और एक्सेलरेशन क्या होगा LT-2, है ना। चलो और इम्पल्स क्या बोल रहे हैं हम, फोर्स इनटू डेल्टा टी। सो क्या है, मास LT-2, ये हमारे फोर्स की हो गई, यहाँ से मैंने बस ऊपर चेपा है, इनटू टाइम, तो टी, ये T-2 यहाँ पे 1 है, -2 + 1 कितना हो गया, MLT-1। तो देखो कहीं ना कहीं ये सेम आ रही है ना। सो कभी कभी तुम्हें ना मोमेंटम की जगह इम्पल्स भी दे देगा क्वेश्चंस में, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों की यूनिट क्या होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है। आगे बात करें फोर्स की तो हमने निकाल ली, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बस हमें क्या करना है, फोर्स की यूनिट डायमेंशन ले लो, MLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ में होता है, तो कितना हो गया, ML2T-2, 1/2 T-2, ठीक है। फिर पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। वर्क की डाल लो ऊपर, ML2T-2 अपॉन T, कितना हो जाएगा, ML2T-3। ये सारे तुम अगर याद ना करो, जैसे देखो जिनके फॉर्मूलाज तुम्हें आते हैं, जिनके फॉर्मूलाज तुम्हें पता है, अगर तुम उनकी डायमेंशन याद ना भी करो ना तो तुम निकाल सकते हो, है ना। बट जिनके फॉर्मूलाज नहीं पता वो तो तुम्हें याद करने पड़े, ठीक है। सर डेंसिटी तुम्हें पता है तो वो तुम इजीली निकाल सकते हो, मास की मास और वॉल्यूम की क्या होगी, लेंथ में मेजर करते हैं ना वॉल्यूम को, है ना, मतलब मीटर क्यूब में करते हैं वैसे तो मीटर क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम, मीटर क्यूब को लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो मीटर किसकी होती है, लेंथ की, ये भी लेंथ की, ये भी लेंथ की, तो कितना आ गया M/L3। सो कितना हो जाएगा ML-3। सो आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी ये बातें, है ना। और समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, है ना, तब मुझे भी पता चलेगा तुम्हें कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा, ताकि मैं अगले लेक्चर में तुम्हें क्या कर सकूँ, इम्प्रोवाइज कर सकूँ थोड़ा, ठीक है। तो चलो इन सबको नोट करो, फिर आगे हम और फिजिकल क्वांटिटीज लेके आएंगे, और शायद आगे वाली जो क्लिप होगी ना वो दिन के टाइम की होगी, है ना। तो मेरी शक्ल वगैरह चेंज हो सकती है, थोड़ा माइंड मत करना, अभी रात के 3 बज गए हैं रिकॉर्ड करते करते, यार मुझे नींद आ रही है ना। तो तुम नोट डाउन करो, बाकी हम अभी आगे देखते हैं। चलो आ गए हम दोबारा और कुछ डायमेंशंस देखें। देखो अभी हमने फोर्स की डायमेंशन पढ़ी थी, क्या थी, अगर तुम्हें याद है तो कमेंट करो। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, है ना। अब जितनी ये सारे डायमेंशंस मैंने लिखी हुई है ना, इनकी डायमेंशंस फोर्स के बराबर ही होती है, ऐसे तुम याद कर सकते हो बहुत इजीली। जैसे टेंशन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, बॉयंसी, या तुम इसे अपथ्रस्ट में बोल सकते हो, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंट फोर्स और रेडिएशन फोर्स।
ये सारे जितने भी फोर्सेस हैं उन सबकी डायमेंशंस किसके बराबर होगी, MLT-2, क्योंकि एक्चुअल में ये है क्या, फोर्स ही तो है। और ये लिस्ट देख के अपना दिमाग खराब मत करना, क्या टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारे फोर्स निकालना आपको आएगा, है ना, जरूर आएगा, ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, लॉरेंट्ज फोर्स, सारे फोर्सेस निकालने सिखाए जाएंगे, ठीक है। सो ये बात कर लेते हैं कि ये फोर्स बेसिकली होते क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। चलो, पहली बात क्या है, टेंशन। टेंशन क्या होता है, फोर्स इन स्ट्रिंग, फोर्स इन स्ट्रिंग, वो टेंशन नहीं जो तुम्हें लिस्ट देख के हो रही है। स्ट्रिंग में जब भी हम खींचते हैं, स्ट्रिंग में कभी भी फोर्स आता है, जो फोर्स डेवलप होता है स्ट्रिंग में, उसे हम बोलते हैं क्या, टेंशन। दूसरी बात क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताया था मैंने तुम्हें कि सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन लगता है, तो उस एक्सीलरेशन की वजह से जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी में, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उसके अपोजिट है ना, जो बाहर की तरफ लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसे हमारी बॉडी ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, अंदर की तरफ उस पर लगता है फोर्स सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ लगता है एफ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लगता है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगता है, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसे मूव नहीं करता है ना, क्योंकि फोर्स उस पर अंदर भी लग रहा है, बाहर भी लग रहा है, बट उसका मोशन ऐसे नहीं हो रहा ना, उसका मोशन किधर हो रहा है, इधर, है ना। सो ये जो अंदर वाला सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दैट इज ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन, है ना। बाकी आगे बात करें अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की, तो आपको पता होगा कोई ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ या जमीन के ऊपर कोई भी अपने सामान रखा रहता है, तो उसे ना हमें ऐसे धक्का मारने में थोड़ी सी रुकावट होती है ना, थोड़ा बहुत ऐसे रगड़ के चलता है, तो जो रगड़ावट होती है ना उसकी, जो रगड़ रगड़ के चलता है, जो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जो थोड़ा खुद को रोकता है, तुम्हें अपोज जो करता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद आता है नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जब भी आप फ्रिक्शन निकालोगे तो आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की मदद से ही निकालोगे, उसी की वैल्यू रख के आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू एन, ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्म लिखो तो ये बराबर होता है म्यू एन, वेयर इज एन इज नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है क्या है, जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है, जैसे मेरे हाथ के ऊपर हाथ, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है, उसे हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे ये मेरा लो बोर्ड है, इसमें मैंने हाथ लगाया, तो मेरा हाथ इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये मेरे हाथ पे कुछ फोर्स लगा रही होगी, है ना। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। बट दिस इज व्हाट, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। और एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है ना, तभी इसका नाम रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। चलो अब आगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबको पता है ना। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है कुछ एक फोर्स लगा के, वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे सन भी अर्थ को खींचता है ना। इन जनरल सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है, वेट वही तो है अर्थ के ऊपर मैं पढ़ा हूँ, मेरे को जितने फोर्स से हमारी अर्थ खींच रही है, म्यू बराबर एम जी, है ना, म्यू बराबर एम जी, सॉरी वेट बराबर क्या होता है, एम जी। तो एम क्या है, मास, और जी क्या है, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स ही होता है, तो वेट भी हमारे एक तरीके का फोर्स है। फिर आता है अब थ्रस्ट या बॉयंसी। कभी भी आपने देखा होगा कि आप ना नहाते हुए जग लेते हो और उससे आप बाल्टी के अंदर पुश करते हो, तो ना नीचे से पानी ऊपर की तरफ धक्का देता है उसे, या एक बॉल लेना या बलून लेना, बाल्टी में उसे अंदर की तरफ धक्का देना, देखना सामने से तुम्हें ना ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम बोलते हैं अब थ्रस्ट, की ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है पानी, या बॉयंसी भी हम उसी को बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स में। किसमें पढ़ेंगे, फ्लूइड्स में, ठीक है। विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स, ये भी हम फ्लूइड्स में पढ़ेंगे। ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, GADHAPAN, ये गाढ़ापन है, गधापन नहीं है जो तुम करते हो, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। आपने देखा होगा कि आप जितनी कम विस्कोसिटी वाले लिक्विड में चलते हो, जितने कम विस्कोसिटी वाले मीडियम में चलते हो, आपको उतना कम फोर्स लगता है ना। जैसे हवा है, हवा का भी कुछ विस्कोसिटी होती है। आपने देखा होगा जब आप स्कूटी चलाते हो, सपोज बारिश का मौसम हो रहा है, आप और आपके दो स्कूटी में बैठ के मस्त घूम रहे हो, तो जब आप ना मस्त हवा में चल रहे हो, रोड में पानी जमा नहीं हो रखा, तो आप अगर स्पीड बढ़ाओगे एक सर्टेन से ऊपर 50, 60, 70, 80 भगा दी,
तो आपको सामने से हवा फोर्स लगाती है, उसको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। अभी विस्कोसिटी भी कैसे डिपेंड करता है, सपोज वही स्कूटी आप ऐसी गली में घुसा दिया जहाँ बहुत सारा पानी है, तो वहाँ आपकी स्कूटी क्या करेगी, 20-30 से ऊपर जाने में मरती है स्कूटी, एक्टिवा हो कोई भी हो, है ना। 20-30 से ऊपर जाने में क्या करती है, मरती है। बहुत उसको अपोजिंग फोर्स लगता है, धीरे धीरे चलता है, इंजन की वाट लग जाती है ना। सो वही जो फोर्स रोक रहा है आपकी स्कूटी को या आप पे, जब आप तेज चल रहे हो तो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, उसे हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। एक होता है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, आपने देखा होगा स्टील की कोई लंबी सी धागा ले लो या प्लास्टिक की जो वायर्स होती है बिजली वाली तार, उसको आप ऐसे खींचते हो तो वो वापस अपनी शेप रिटर्न करती है, पूरी नहीं कर पाती बट थोड़ा बहुत तो करती है, उसी को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सारे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, बॉडी के अंदर का फोर्स होता है जो उसकी जो पोजीशन है उसको रिस्टोर करता है। फिर आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी एक तरीके का रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है कि जब हम स्प्रिंग को ऐसे करके खींच देते हैं तो वो अंदर की तरफ वापस रिस्टोर होने की कोशिश करता है, ठीक है। सो ये जो फोर्स लगाता है अपने दोनों एंड्स पे, ऐसे खींचता है अपने आप को अंदर, उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने देखा होगा कि जब दो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जरूर देखा होगा, क्लास 10th में था, बहुत आईसीएसई सीबीएसई दोनों में था, चार्जेस के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें बताया होगा कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के आसपास आते हैं तो उन पर फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है ना। जब लाइक चार्जेस है तब वो रिपेल करेगा और जब अनलाइक है तब वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या खास बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा क्या करेगा, वो अट्रैक्ट ही करेगा। फिर ऐसे मैग्नेटिक फोर्स है हमारा, है ना, देखा होगा चुंबक के साथ खेला होगा ना, चुंबक का भी यही सीन है। क्या होता है, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो देखा होगा ना, अगर तुम कभी ऋषिकेश में जाते हो, नदी नदी के पास है तो मेले में भी जाते होगा अगर तुम, तो दो मैग्नेट होते हैं ऐसे ऊपर फेंकते हैं, फिर करके आवाज करते हैं, है ना। सो वही जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है जिससे वो पास में चिपक रहे हैं, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। फिर आता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो फोर्स कंजर्व करके रखता है एनर्जी को, कंजर्व मतलब बचा के, वो एनर्जी को बचा के रखता है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं पैसे बचा के रखते हैं, पैसा खर्च नहीं होने देते, कुछ अपना लॉस नहीं होने देते, वैसे ही कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स में थोड़ा भी एनर्जी लॉस नहीं होता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, लॉस हो जाएगा यार, है ना, लॉस हो जाएगा, है ना। देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, वो अपना पैसा बचा के रखते हैं, तो क्या होता है, लॉस ही होता है। सोचते हैं कि यार आज पैसे खर्च नहीं करूंगा, जैसे आज मेरे पास 500 रुपये थे जनरल अपनी खुद की, मैं सोचता आज नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा। मैं हूँ नॉन कंजर्वेटिव नेचर का, गया छोले कुलचे खा के आ गया, मस्त हो गए, 200 रुपये उड़ गए, फिर थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक पी ली, खत्म। आई एम वेरी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, पैसे मेरे हाथ पर दिखते नहीं। फिर आती है बात लॉरेंस फोर्स की। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, देखो लॉरेंस फोर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। इसको तुम ये मान लो कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं, ऑब्जेक्ट तो चलो जनरल टर्म हो गई, जब किसी चार्ज के ऊपर लगते हैं तो उस कंबाइंड फोर्स को क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। तो इसको क्या बोल सकते हो तुम, कंबाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, है ना, ENM बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर बात आती है रेडिएशन फोर्स, जो हमें सबको पता होगा, रेडिएशन आजकल वॉर का चल रहा है ना, तो एक दूसरे को धमकी देते रहे, हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर न्यूक्स डाल देंगे। सो वहाँ चलो इसे फटाफट नोट करो, समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, और इतना ही समझने की जरूरत है यार। अभी मतलब मैं सही बता रहा, एक एक टाइप के फोर्स के लिए एक एक अलग लेक्चर होगा। स्प्रिंग फोर्स 2 लेक्चर खा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 से 3-4 लेक्चर खा लेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 लेक्चर मान लो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो 1 लेक्चर का है, ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ने में 2-3 लेक्चर लग जाते हैं, वेट तो चलो पढ़ा हुआ है, बॉयंसी ऑफ थ्रस्ट में भी काफी टाइम लगता है, विस्कस ड्रैग फोर्स पढ़ने में 2 लेक्चर लगेंगे। तो ये बहुत ही मान लो जितने भी तुम फोर्स पढ़ोगे 11th-12th में, मोस्टली सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो तुम इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना एक लेक्चर में, या 10 मिनट खर्च करे मैंने इसमें भी, 9 मिनट सेकेंड्स, है ना। सो इतने टाइम में मैं तुम्हें सारे फोर्सेस के बारे में समझा तो नहीं सकता, मैं क्या कोई भी नहीं समझा सकता। तो मैं तुम्हें 10 बार बोला है, रट्टा मारो, प्रेशर कुकर जैसे, जब तक सर की सीढ़ी रिवर्स से रट्टा मारो, है ना, ठीक है, रट्टा भी मार लो, थोड़ा समझो भी कि फोर्स है तो जितने टाइप के फोर्स होंगे सबकी डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि वो है क्या, फोर्स ही तो है ना। सबकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही तो होगी,
अरे हाँ, न्यूटन से मेरे को याद आई एक किस्सा। मैं भी ट्यूशन पढ़ा रहा था 12th वालों में, बताया भी था। तो भाई वहाँ बच्चों से मैंने पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा दिया। यूनिट पूछी मैंने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सामने से आंसर क्या आ रहा, चार्ज पर कूलम, पता नहीं क्या क्या, कूलम पर मीटर, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे भाई वो। सो ये बात ध्यान रखना, कोई भी फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सबकी यूनिट होगी हमारी न्यूटन ही। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर हम और डायमेंशंस लेके आते हैं तुम्हारे लिए। अब देखो, अगर हम वर्क या एनर्जी की यूनिट निकाले तो, यूनिट नहीं सॉरी डायमेंशन निकाले तो कैसे होगा, हमें क्या पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। जनरल में होता है फोर्स क्या था, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था, एल। सो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आ गई क्या हमारी डायमेंशन ऑफ वर्क। अब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, आईसीएससी वालों ने क्लास 10th में पढ़ी है, सीबीएसई वालों का आई डोंट नो, आई वाज फ्रॉम आईसीएससी। ठीक है, सो हमने अगर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि वर्क डन हमारे एनर्जी के बराबर होता है, जनरल बेसिकली, है ना। चेंज इन एनर्जी होता है, बट मैं जनरली बता रहा हूँ कि वर्क डन हमारा एनर्जी के बराबर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, 2 लेक्चर्स में भी पढ़ जाएंगे, है ना। सो हमें पता है वर्क और एनर्जी क्या है, सेम सी चीज़ है। हम पे जब एनर्जी होती है तब हम काम करते हैं, और अगर हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी और वर्क क्या है, इंटरचेंजेबल है, तो उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। सो एनर्जी की डायमेंशन हमारी होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब एनर्जी की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, तो जितनी भी हमारी एनर्जी होंगी जिनके आगे हम एनर्जी ले आए, सबकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो काइनेटिक एनर्जी की भी यही होगी, पोटेंशियल एनर्जी की भी यही होगी, हीट एनर्जी की भी यही होगी, वाइब्रेशन एनर्जी की यही होगी, रेडिएशन एनर्जी की यही होगी, स्ट्रेन एनर्जी की यही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की यही होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी यही होगी। जिसके भी आगे एनर्जी आ गया उसकी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ही होगी। अभी तुम्हें याद होगा, बट जब तुम मेरे से क्लास 12th में पढ़ोगे, मैं तुमसे तब पूछूंगा कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तुम बोलोगे पता नहीं भाई, नाम के आगे एनर्जी आ गया तो डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल ये हर एक की याद नहीं रखना, तुम्हें बस एक एम एल स्क्वायर टी माइनस टू याद रखना है। उसके बाद अपने दिमाग को बोलना है कि कभी भी एनर्जी आ गया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टॉर्क या कपल आ गया, इसका भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है, ये भी हमने क्लास 10 में पढ़ा है फॉर द आईसीएससी एंड सीबीएसई में, बचपन में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। टॉर्क क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो घूम जाए, जैसे कि ये जब तुम दरवाजा खोलते हो, है ना, जैसे दरवाजा है मेरा कब्जा है, तो मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ और ये घूम जाता है, तो वो इफेक्ट, फोर्स का वो इफेक्ट जिससे हमारा रोटेशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। अब ये कपल क्या चीज है, कपल तो तुम्हारी क्लास के हैं। कपल क्या होता है, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं किसी सेम बॉडी में टू मेक इट रोटेट। जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में कपल क्या करते हैं, दो अपोजिट जेंडर के होते हैं, इक्वल एफर्ट्स डालते हैं टू मेक देयर रिलेशनशिप वर्क। यहाँ पे क्या है, दो अपोजिट फोर्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और दोनों का सेम गोल है क्या, रोटेशन कराना। ठीक है, सो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, जनरल टॉर्क ड्यू टू कपल या टॉर्क, उसका जनरल फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम कपल की बात करें तो आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और नॉर्मल टॉर्क की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द बायोटेड पॉइंट, लेकिन होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या है, एम एल टी माइनस टू, और इनटू डिस्टेंस की क्या है, एल। तो ये भी वही आ गया है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना, क्योंकि वर्क भी तो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है ना, ये भी वही है। अब आगे आता है हमारा प्रेशर, है ना। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ओ सॉरी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट और डायमेंशन तो तुम बाद में निकालोगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स की डायमेंशन एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया की एल स्क्वायर। बड़ा बढ़िया, हो सॉरी बढ़िया। अब देखो ये एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल माइनस वन। तो वर्क की डायमेंशन, सॉरी प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना। एक बार चेक भी कर लेता हूँ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, हाँ बिल्कुल सही है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब प्रेशर की तुम्हें याद हो गई, तो ये बात याद रखना, जहाँ कहीं पे मॉड्यूलस आ जाए, मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, प्रेशर। जैसे हमारा यंग मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है, शेयर मॉड्यूलस है, ये सब हम पढ़ेंगे क्या, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज आती है ना, हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो ये तीनों चीजें, और ये चौथी भी है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये बात याद रखना, जहाँ मॉड्यूलस आ जाए
आए, डायमेंशन किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होगी। सो जहां कहीं भी तुम्हें दिख जाए मॉड्यूलस आगे है, तुम डायमेंशन किसके बराबर कर दोगे, सीधे प्रेशर के बराबर। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज है, तुम्हें स्ट्रेस भी याद करना पड़ेगा, है ना। ये भी तुम्हें बहुत इजी वे में याद कर सकते हो, क्या कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो प्रेशर से क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है ना। तो स्ट्रेस की डायमेंशन की भी क्या होती है, प्रेशर के बराबर ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी डायमेंशन मुझे तुम खुद निकाल के बताना और मुझे कमेंट करना, ठीक है। साथ साथ जितना करते रहोगे ना उतना डायमेंशन एनालिसिस में तुम्हारा हाथ फ्लो सही होता रहेगा। फिर हम जब कल थोड़े और खतरनाक वाले डायमेंशंस करेंगे और खतरनाक वाले क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हारा हाथ चलता रहेगा ना, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ये सारे डायमेंशंस भी तुम लिख लो। आगे बढ़ते हैं, और डायमेंशन देखते हैं, थोड़ी कितनी हो गई, 66 तक पहुंच गए, है ना। और इसमें से कुछ मैंने लिखी नहीं है, अभी हम 80 तक पहुंच जाते हैं अगर मैं यहाँ पे सारी टाइप्स की एनर्जी लिख देता, है ना। तो ऐसे नोट करो, एंड व्हाट विल डू, विल गिव यू सम न्यू डायमेंशंस। अब देखो ये है कुछ ग्रेडियंट टर्म्स, और ये 3 याद कर लो, बस छोड़ दूंगा आज के लिए, इतना ही, है ना। सो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है इन फिजिक्स में, PHYSICS, फिजिक्स में अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं लेंथ से, तो हम बोलते हैं कि हमने उसका क्या कर लिया, ग्रेडियंट निकाल लिया। ग्रेडियंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में तुम्हें अगले चैप्टर में पता चल जाएगा जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, है ना। वहाँ हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सबका ग्रेडियंट निकालेंगे, है ना। सो ग्रेडियंट टर्म क्या होता है इन फिजिक्स, ग्रेडियंट मीन्स डिवाइड बाय लेंथ, है ना। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, सो LT - 1 अपॉन L। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, T - 1, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर अपॉन लेंथ। तो टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है, T होती है ना, क्या होती है K, या इसे कुछ बुक्स में थीटा भी लिखते हैं, अपॉन L। तो कितना हो जाएगा ये KL - 1। वैसे ही एनर्जी का ग्रेडियंट अगर निकालो तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ml² T - 2 अपॉन L। तो कितना आ गया ml/T - 2, और ये किसके बराबर है, फोर्स की डायमेंशन के बराबर। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले MCQs में आ गया कि द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, है ना। एनर्जी ग्रेडियंट की डायमेंशन किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर 1 में तुम्हें ये दे दिया वर्क के बराबर है, ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया तुम्हें एनर्जी डेंसिटी के बराबर है, डेंसिटी के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 तुम्हें दे दिया फोर्स के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हें दे दिया कपल के बराबर है या टॉर्क के बराबर है। तो तुम क्या बोलोगे, फोर्स के बराबर है ना। तो ऐसी एमसीक्यूज बनता है यार, ऐसे तुमसे कोई डायमेंशन निकालने के लिए नहीं बोलेगा, जेई में तुमसे कोई ये नहीं बोलेगा डायमेंशन निकाल के दिखाओ, है ना। वो तुम्हें बोल देगा एनर्जी ग्रेडियंट की डायमेंशन किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है, फोर्स के बराबर होती है, या फिर हमारे कपल या टॉर्क के बराबर होती है। तो अगर तुम्हें इन सबकी डायमेंशन पता ही नहीं होगी तो तुम कैसे करोगे सॉल्व, 4 नंबर गए। और अगर तुम अपना थोड़ा टाइम देके, बस थोड़ा सा टाइम देके, 1-2 दिन 4-5 दिन देके, 1 हफ्ता एडवांस देके ये सारे डायमेंशन को याद कर लो, 4 नंबर फ्री किया भाई, है ना। सो मैं तुमसे बहुत गुजारिश करना चाहूँगा कि तुम ये सारी डायमेंशंस याद कर लो, है ना। जो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट टर्म्स लिखी, तो ये मत बोलना कि आपने मेरे लिए प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बोला और जो फलाना ढिमकाना बहुत टाइप के ग्रेडियंट होते हैं वो नहीं बोला। बस तुम्हें मैंने बता दिया ना कि जो इसमें भी ग्रेडियंट आ जाए उसमें तुम्हें क्या करना है, उसकी डायमेंशन डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ करा वेलोसिटी का V/L, LT - 1 अपॉन L, T - 1, है ना। टेम्परेचर का भी अगर एनर्जी हुआ, तो ऐसे ही करके तुम किसी भी ग्रेडियंट टर्म्स का निकाल सकते हो। तो तुम्हें मेरा तुमसे एक होमवर्क है कि तुम्हें प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन निकाल के आनी है, और ये सारी डायमेंशंस याद करके कल का लेक्चर देखना है। और अगर तुम ये बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो तुरंत उस लेक्चर को देखना स्टार्ट कर लो, उसमें कुछ और डायमेंशंस है। जब क्वेश्चंस की बात आएगी, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वहाँ से पॉज कर लेना, ठीक है। और फिर क्या करना, ये डायमेंशन पढ़ना, अगले दिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन खुद से होने लग जाएंगे। अभी मैं तुम्हें थोड़ा पिछले लेक्चर का ओवरव्यू देता हूँ कि हमने करा क्या था। देखो हमने बात करी थी कि हमारी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल से मिलकर बनती है, और जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं
तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ पावर आ जाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला में। समझ में नहीं आया? अभी समझता। देखो स्पीड सबको पता है, एक क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मिलके किससे बनती है, डिस्टेंस और टाइम से। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोनों डिस्टेंस और टाइम हमारी क्या है, क्या है बेटा, दोनों हमारी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखो जब हमने ये फॉर्मूला बनाया और हम इस टाइम को ऊपर लेके जाए, हम एक ऐसे कंसीडर करते हैं कि एक ही लाइन में सारा आ जाए, है ना, हम फ्रैक्शनल नहीं लेते, ठीक है। इस टाइम को भी हम ऊपर लेके आएंगे, तो जब हम इस टाइम को ऊपर लेके आएंगे तो टाइम को एक नेगेटिव पावर मिल जाएगी, LT-1 हो जाएगा ये, है ना। ये सबको पता होगा कि जब भी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर हम कोई चीज लेके आते हैं तो उसको हम एक नेगेटिव पावर देते हैं। तो हमने क्या करा, टाइम ऊपर आया तो T-1 कर दिया। अब इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। देखो क्या हुआ, जब हमने कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाई उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ पावर मिल गई, जैसे L की पावर 1, T की पावर -1। इन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो पूरा फॉर्मूला बनता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं हमेशा, इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसे ही करके हमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे सिलेबस में पूरी 11th 12th सारी फिजिकल क्वांटिटीज सबके हमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। जेई में भी डायरेक्ट आ जाता है कि इसकी डायमेंशन बता दो, उसकी डायमेंशन बता दो, और आप इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। सो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आज हम जो हमने कल नहीं करी थी फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट वाली, थोड़ी टफ वाली, क्लास 12th वाली, है ना, वो हम करेंगे। तो प्लीज आप इसे नोट करना है तो कर लो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर तो क्या पता तुमने देखा नहीं होगा, है ना। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पावर से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है आज। अब देखो पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम ऐसे लिखूं ऐसे, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की डायमेंशन हमने पिछले लेक्चर में निकाली थी, जिसने नहीं देखा मैं प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देखने के बाद ही इसे देखिए, वरना सब कुछ बाउंसर जाएगा और आप ऐसे नीचे झुक भी नहीं पाओगे, है ना। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, ml² T-2, ये हमने निकाल रखी है, हम दोबारा नहीं बता सकते, है ना। अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ml² T-2 पहले से, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक और -1 आ जाएगा, तो ml² T-3, ये आ गई डायमेंशन हमारे पावर की, ठीक है। सो पावर की डायमेंशन अगर कोई पूछे तुमसे तो तुम क्या बोलोगे, ml² T-3, ठीक है। तो इसे नोट करो, हम आगे और डायमेंशंस पढ़ते हैं। बस यही करना है यार, सारे फॉर्मूले देखने हैं, सबकी डायमेंशन निकालनी है, याद करनी है, बस छुट्टी। यही आता है डायमेंशन एनालिसिस में, और बाकी 1-2 टॉपिक्स और हैं वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसे नोट करो फटाफट। अब देखो ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। इन सब की डायमेंशन होती है क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन पता है ना, कमेंट करो। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, ये बेटा याद रखनी है ना। अब ये मत बोलना कि ये कहाँ से आ गया, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, ये जाके देख लो अगर नहीं पढ़ा तो। सो ये क्या होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब L से L तो कट गया, क्या बचा mt-2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये डायमेंशन है। सो कभी भी सरफेस टेंशन आ जाए, सरफेस एनर्जी आ जाए, फोर्स ग्रेडियंट या स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाए, तो आप डायमेंशन टिक कर देना, क्या, L mt-2, है ना। अब थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ तुम्हें कि मैं सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, फोर्स ग्रेडियंट और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। आपने आजकल इंस्टाग्राम में चैलेंज देखा होगा एक, जिसमें पानी का ग्लास होता है, उसमें ना टोटी से पानी भरना होता है, टैप से पानी भरना होता है, तब जब तक पानी गिर नहीं जाता, और जिसने पानी गिरा दिया वो हार जाता है ना। सो क्या होता है, जब ग्लास हमारा ऊपर तक भर जाता है, ऊपर तक ग्लास भर गया, फिर भी पानी उसमें थोड़ा सा आ जाता है, क्या होता है, पानी ऐसे से शेप ले लेता है, ऐसे एक कर्व शेप ले लेता है, ऐसे करके ग्लास के ऊपर भी ना ऐसे कर्व शेप ले लेता है। ये ग्लास है ना भर गया, ऊपर ऐसे ना कर्व शेप ले लेता है हमारा पानी कुछ, है ना। सो एक कर्व स्पेस शेप जो आई है वो क्यों आई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्सेस होंगे, उन्हीं की वजह से तो यहाँ पे शेप अटेन कर पा रहा है ना हमारे पास वाटर अपनी, वरना तो उसे गिर जाना चाहिए। तो कोई ना कोई फोर्स रहते हैं इस सरफेस में, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो ऐसी शेप ले पा रहा है, ठीक है। पहली बात ये कि यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी चीज क्या,
यही जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ उसको हम बोलते हैं हमारी सरफेस टेंशन। सो वाटर की सरफेस में या किसी भी लिक्विड के सरफेस में जो फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ उसको हम बोलते हैं हमारा सरफेस टेंशन। डिटेल में आप फ्लूइड्स में पढ़ोगे, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ठीक है। सरफेस एनर्जी भी हम आगे पढ़ेंगे। फोर्स ग्रेडियंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, फोर्स ग्रेडियंट क्या होता है बताया था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप अगर लेंथ से डिवाइड कर दो तो हम फिजिक्स में बोलते हैं कि हमने उसका ग्रेडियंट निकाल दिया। जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, है ना। एक्सेलरेशन ग्रेडियंट मतलब एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ये मैंने आपको क्या होमवर्क भी दिया था, आज करेंगे इसे आगे सॉल्व, ठीक है। चलो अब उसके बाद आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपके पास सिलेबस में बहुत ही जल्दी आने वाला है, 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर के बाद आ जाएगा, है ना। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये आपने शायद बचपन में क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं या स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग पे हमका फोर्स लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं स्प्रिंग को। जब ये हमारा नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, और जब हम इसे स्ट्रेच कर देते हैं कुछ x डिस्टेंस दूर, ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो होता है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आने के लिए हम पे एक फोर्स लगाता है F दैट इज इक्वल टू kx, ठीक है। ये हमारे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो k है दैट इज अवर स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है हमारे पास, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या है, फोर्स बराबर kx, ठीक है। हमें k की डायमेंशन निकालनी है स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो k क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स पर यूनिट x, ठीक है। अब फोर्स की डायमेंशन mlt-2 अपॉन x की डायमेंशन। x है क्या एक्चुअल में, लेंथ ही तो है ना, कि कितने लेंथ आगे चले गया, कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर आपने उसे आगे खींच दिया, है क्या, ऑब्वियसली बात है लेंथ ही है ना। सो x का हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ। अब इस l से l कट गया, mt-2 आ गया। अब या तो आप ये पूरा फॉर्मूला लगा के mt-2 निकालो, और या आप सिर्फ याद कर लो एक बार कि सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट सबकी डायमेंशन होती है mt-2, ठीक है। क्या होती है, mt-2। देखो मेरे को भी याद हो गया अभी तक, है ना। तो तुम भी जितनी बार मैंने बोला उतनी बार बोला होगा तुमने मेरे साथ साथ, या लिखा होगा, तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलो ये कुछ हमारे पास और डायमेंशंस है, इसके तुम फॉर्मूले नोट कर रहे हैं, करो। अब मैं तुम्हारे पास फिर आगे और डायमेंशंस लेके आता हूँ, इसे फटाफट नोट कर लो तुम। अब देखो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस मतलब क्या, इनकी डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगी m0 l0 t0, है ना, कि कोई भी डायमेंशन नहीं है इन फिजिकल क्वांटिटीज की। डायमेंशनलेस मतलब ये होता है। अब देखो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज देख के आपका सर चकरा रहा होगा कि ये होता क्या है। होता क्या है, वो चीजें ना जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ोगे अलग अलग चैप्टर में, जैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सारी चीजें आपके पास क्लास 12th में आएगी। ये पॉइसन रेशियो, स्ट्रेन आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, है ना। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इन सब के बारे में क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें जो मैं आपको समझा पाऊँ अभी के जितना आपको ज्ञान है उसके हिसाब से, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना। क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी जो मैं तुम्हें भी समझाऊंगा भी ना तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। जो तुम्हें समझ में आ सकती है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो पहले हम स्ट्रेन की बात करते हैं, क्योंकि ये तुम समझ सकते हो। जैसे हमारे पास कोई एक लंबी सी रॉड है, लोहे की मान लो, स्टील की मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। इस पे मैं जब फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेच होगी, है ना, अपनी इनिशियल लेंथ से कुछ खिंच के ऐसी हो जाएगी, है ना, कुछ खिंच के ऐसी हो जाएगी। सो स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ। यहाँ पे डेल्टा एल, कितना लेंथ चेंज हुई, है ना। पहले कुछ सपोज लेंथ एल थी, ठीक है, कैपिटल एल बोल दो से, कैपिटल एल थी, अब वो कैपिटल एल से इतनी बढ़ गई, ठीक है, डेल्टा एल टाइम्स बढ़ गई। सो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो चेंज इन लेंथ की डायमेंशन भी तो लेंथ की ही डायमेंशन होगी, है ना। चेंज इन लेंथ किसमें वैसे करोगे आप, मीटर में कितना बढ़ गया, कितने मीटर बढ़ गया, है क्या, लेंथ ही है, और नीचे तो लेंथ है ही। सो स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ। इसकी डायमेंशन आप निकालो तो एल बाय एल, एल से एल कट गया, कितना डायमेंशन आई, 1 भी बोल सकते हो, या तो m0 l0 t0 ये बोल सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रेन आपको पता चल सकता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, म्यू बराबर c बाय v होता है, ठीक है, म्यू बराबर c बाय v होता है। दोनों क्या है, स्पीड है, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम, सॉरी, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो c क्या होता है हमारे पास, c की डायमेंशन अगर आप निकालो तो क्या होगा, LT माइनस वन अपॉन v की भी हमारे पास होगी LT माइनस वन ही, ये कट गया, कितना आ गया 1, 0 नहीं बनाएगा 1, है ना। वैसी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारे हमारे पास डायमेंशनलेस है। एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि डायमेंशनलेस होते हैं। एंगल क्या होती है, एंगल होता क्या है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ आप किस में मेजर करते हो, लेंथ में, और रेडियस भी आप लेंथ में, एल से एल कट गया, कितना बचा L0। ओके, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एरिया किसमें मेजर करते हो आप, मीटर स्क्वायर में, या इसे आप लेंथ का स्क्वायर बोल सकते हो। रेडियस आप लेंथ में मेजर करते हो, उसका हमने स्क्वायर करा था, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, बचा L0 या 1 भी आप बोल सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना है यार बेटा। अभी मैं तुम्हें ना समझाना चाहूँ भी ना, फिर भी नहीं समझा पाऊँ, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस राइट नाउ। अभी आप ये सब चीजें समझने बैठ गए ना, तो आपको 2, 4, 5, 6 महीने भी लग जाएंगे ना, फिर भी आप डायमेंशनल एनालिसिस करते रह जाओगे। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में सारे 11th 12th के टॉपिक्स आते हैं, उनका नाम आता है ना। जो आपने पूरे 2 साल में पढ़ना है वो इस एक चैप्टर में दे रखा है, सिर्फ नाम उसका, है ना, सिर्फ नाम करें। सो चुपचाप से सिर्फ इनके नाम पढ़ लो, जितना बोला जाए उतना करो। डीप में घुसोगे तो घुसते ही रह जाओगे, फिर यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, ठीक है। सो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डायमेंशन लेके आता हूँ आपके लिए। अब देखो, अब हमें बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स की, उनकी डायमेंशन हमें निकालनी है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है अगर कि कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होते हैं, तो उस ख्याल को भी दिमाग से पकड़ो और बाहर फेंक दो, ठीक है। क्योंकि डायमेंशंस हो सकती है किसी कांस्टेंट की, है ना। ऐसे कांस्टेंट्स हमारे पास अवेलेबल है दैट हैव डायमेंशंस, उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। अभी बताऊंगा उसके बारे में थोड़ी देर में, ठीक है। पहले तो मैंने निकालना देखो। सो पहला आता है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपने कहीं ना कहीं क्लास 9 10th में सुना होगा, है ना, कि जब भी हम फोर्स निकालते हैं किसी भी दो बॉडीज के बीच में, उसका एक का मास m1 एक का मास m2, फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये पढ़ा है तुमने, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। सो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर तुम्हें G की वैल्यू निकालनी है या G की डायमेंशन निकालनी है तो कैसे करोगे, ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसी की डायमेंशन पूछी है। अगर अच्छे बच्चे हो तो प्लीज कैलकुलेट करके एक बार कमेंट में बताओ, जिसका सही आया मेरी तरफ से चॉकलेट उठा लेना एक, है ना। तो G की वैल्यू निकालनी है या G की डायमेंशन निकालनी है अब हमें, किसकी, G। अगर मैं यहाँ से G निकालूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ जी लिख लो इसे, एफ जी आर अपॉन स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकता हूँ, हाँ जरूर लिख सकता हूँ। ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो G m1 m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हटाओ इसे यहाँ से नहीं, ऊपर लिखूंगा इसे, ये आर स्क्वायर इधर गया तो G m1 m2 हो गया हमारे पास एफ जी आर स्क्वायर। अब मुझे G की वैल्यू चाहिए तो m1 m2 भी यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यहाँ सबकी डायमेंशंस मैं लिखूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mlt-2, ओके। r की डायमेंशन l और क्या है इसका स्क्वायर अपॉन मास की डायमेंशन m, कितनी बार है, 2 बार, तो m इंटू एम कर लो, या ये काट के हमारे पास m स्क्वायर हो जाएगा। अब G की डायमेंशन क्या बचेगी, ये m स्क्वायर से -1 हो जाएगा, ठीक है। ये l यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे है, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो G की डायमेंशन क्या हो जाएगी m-1 l³ t-2। सो ये आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये स्टेप्स फॉरवर्ड, ये स्टेप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ बोर्ड के एग्जाम और स्कूल में नंबर लाने हैं तो आप फॉर्मूले से चल सकते हो, क्योंकि वो स्टेप मार्किंग होती है वहाँ। बट अगर आपको जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आप याद कर लो, अच्छी बात रहेगी, है ना। अगर आपको याद होगा ये और सामने आ गया कि डायमेंशनल और डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डैश 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 डैश, 5 सेकंड के अंदर टिक, अगला क्वेश्चन। बहुत टाइम बचता है, बहुत टाइम, विश्वास मानो बहुत टाइम बचता है ना। सो ये जितनी भी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना अभी कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वो करो,
दीज आर प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना। पहले ये क्वेश्चन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी गई है, PYQ है। मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे समझा के करा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये जो हम डायमेंशन निकाल रहे हैं यही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। सो इसे तुम नोट करो, हम अपना अगला कांस्टेंट लेके आते हैं। अब देखो अगला कांस्टेंट है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है नहीं पता तुम्हें, और अगर तुम जानने में इच्छुक हो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। देखो जब क्लास 12th में आओगे, बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर्स होंगे। एक चैप्टर आएगा नाम का वेव ऑप्टिक्स, उसमें एक टॉपिक आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां पे एक चीज आएगी जिसे हम बोलेंगे फोटोन। अब उस फोटोन की एनर्जी अगर निकालनी है तो हम प्लैंक कांस्टेंट की यूज से निकाल सकते हैं, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर h न्यू, वेयर न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, एंड h इज व्हाट, h इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट, PLANKS कांस्टेंट, और E हमारी एनर्जी होती है। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन तो तुम्हें पता नहीं होगी, वो ही बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, F, या इसे हम म्यू बोल सकते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा ये T-1, है ना, कितना हो जाएगा T-1। तो अगर हमें h की डायमेंशन निकालनी है तो हमें E बाय न्यू करना पड़ेगा। E की डायमेंशन क्या होती है पता है आपको, एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है वर्क डन की डायमेंशन से, और वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, सुबह बोल रहा अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था, ml² T-2, यही डायमेंशन होती है हमारी एनर्जी की भी और वर्क डन की भी, अपॉन म्यू की डायमेंशन क्या होती है, T-1। ओके, अब ये T-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। h की डायमेंशन हमारे पास आ गई, नीचे लिख देता हूं, ml² T-1। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो देख लो, ये हो जाएगा ml² T-2। अब नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक और नेगेटिव साइन ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन आता है, पहले से ही वो -1 है, सो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा ये +1। सो -2 + 1 कितना होता है -1। सो ml² T-1 डायमेंशन आ गई हमारे किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। आएगा क्लास 12th में, बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर में, तब तक तुम्हें ये याद भी नहीं होगा कि तुमने कुछ पढ़ा था, ये सच बता रहा हूँ। तो अभी तुम ये सारी चीजें अगर अपने दिमाग में ला रहे हो कि होता क्या है, क्या दिमाग खराब हो रहा है, पढ़ूं कैसे, ये करूं, कुछ नहीं भाई, तुम अपने आप का ना खुद दिमाग खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम ऐसे पढ़ भी लो ना, फिर भी जब तक इनका काम आएगा ना तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होगी, ठीक है। सो इसे फटाफट नोट करो, हम अगला कांस्टेंट के पे चलते हैं, ठीक है, अगला कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो अगली चीज है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आपके पास आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला आएगा E बराबर KT, वेयर K इज आवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। भाई बहुत डार्क हो गया था तो अभी। और T क्या होता है हमारे पास, T होता है हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में डालते हैं हम, ऐसा है। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन, और डायमेंशन टेम्परेचर की केल्विन ही होती है। तो अगर तुम्हें टेम्परेचर की डायमेंशन पूछ ले तो तुम K से डिनोट करते हो, और जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में बता रखी। तो मैं तुम्हें सही बता रहा भाई, अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ ना तो 20-25 मिनट का है वो पढ़ लो, तुम्हारा ना बिल्कुल जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं ना वो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारा माइंड बिल्कुल हो जाएगा शार्प, साफ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है। अभी हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं। K क्या हो जाएगा हमारे पास, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/T। अब E की मैंने वैल्यू निकाल रखी थी, E की मैंने वैल्यू निकाल रखी थी। E की वैल्यू क्या थी, सॉरी E की वैल्यू बोल रहा डायमेंशन, ml² T-2 अपॉन T की डायमेंशन क्या होती है, T ही होगी, है ना, नहीं गलत जवाब। ये T टेम्परेचर है ना कि टाइम। टेम्परेचर की डायमेंशन होती है केल्विन, जिसे बोलते हैं हम K। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास ml² T-2 K-1, है ना। यहाँ पे K+1 था, ऊपर गया तो -1, ठीक है। सो ये है हमारे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कहानी, इसे भी तुम कर सकते हो नोट। और हम आगे बढ़ते हैं, अपनी और डायमेंशंस लेके आते हैं, फटाफट नोट करो इसे। अगली कहानी है हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। देखो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, किसी ऐसे क्या बोलेंगे उसे, रैंप पे,
जब अगर आपने पानी गिराया, सपोज आपने यहाँ पे एक बूंद है पानी की, ठीक है, पानी आपने गिराया, नीचे जाएगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ एक और बूंद है, बट ये किसकी है, फेविकॉल की, या आप हनी ले लो या कोई भी गाढ़ा सब्सटेंस ले लो उसकी है। कौन सा तेज जाएगा, कौन सा तेज जाएगा, कौन सा धीरे जाएगा, है ना, ये आपको पता है। हाँ ऑब्वियसली बात पता है। पानी क्या है, फटाफट फ्लो कर लेगा। फेविकॉल या हनी क्या है, वो गाढ़ा है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा। ये चीज हमें बताता कौन है, सिर्फ ऐसे देख के बता देंगे कि ये गाढ़ा है तो ये धीरे जाएगा, और ये जो पतला पतला पानी एकदम बिल्कुल डाइल्यूटेड है तो ये जल्दी जल्दी जाएगा, ऐसा देख के बताते हैं लोग। कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो होगी जो इस चीज को डिटरमाइन करती है। वही फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें ये बताती है कि कौन सी चीज कितनी तेज फ्लो करेगी, कितनी धीरे फ्लो करेगी, ये सारी चीजें। गाढ़ापन बेसिकली तुम इसे लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो, गाढ़ापन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर 6 पाई ईटा आर वी। क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे ये सारी चीजें है क्या, 6 पाई तो कांस्टेंट है, एफ है हमारा क्या, फोर्स, एफ इज अवर फोर्स, ठीक है। आर है हमारे डिस्टेंस की डायमेंशन, दैट इज एल, और वी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। सो अगर हमें नीटा निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ, ठीक है। वैसे तो एफ अपॉन आर वी 6 पाई होगा, है ना, फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी होगा, बट ये जो 6 पाई है कि हमारे डायमेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। सो अगर हमें नीटा की डायमेंशन निकालनी है तो वो फोर्स अपॉन आर वी के डायमेंशन के बराबर होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 इतनी होती है, अपॉन आर की डायमेंशन एल, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1, एल से एल कट गया, ठीक है, एक एल कट गया, ये वाला एल ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो एम एल माइनस 1, नीचे ये माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, t माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 आ गई हमारे डायमेंशन किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, है ना। याद है, मतलब सॉरी याद है क्या बोल रहा, ये सब चीजें स्टेप समझ में आए, अच्छी बात। नहीं समझ में आया, सिर्फ डायमेंशन याद कर लो, मेरी बात मानो, रट लो। एक फॉर्मूला शीट बनाओ और दीवार पे चिपका लो, जितनी बार उस दीवार के सामने से निकलो उतनी बार उसे पढ़ते हुए जाओ। याद हो गई तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, आगे के 2 साल तुम्हारे बहुत स्मूथली जाएंगे, ठीक है। सो इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब कितना रुकेंगे अब तुम्हारे लिए, फटाफट नोट करो पॉज करके। अब देखो हमारे पास कुछ करंट रिलेटेड डायमेंशंस होती है जो हम करंट से निकालते हैं, है ना। हमें पता है करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना। वैसे बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन a, t की पावर, t की डायमेंशन t, तो यह हो जाएगा at माइनस 1, और ऐसे हम निकाल देंगे करंट की डायमेंशन। गलत, बिल्कुल गलत। चार्ज हमारे पास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, करंट है, और डायमेंशनल फॉर्मूले में हम सिर्फ उन्हीं डायमेंशंस को लिखते हैं जो डायमेंशन हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कि उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर रेज्ड है। सो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, चार्ज नहीं। चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है इसमें कि चार्ज फंडामेंटल है या करंट फंडामेंटल है। चार्ज फंडामेंटल नहीं है, चार्ज डिराइव्ड है, और करंट हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन होती है हमारे पास ए, ठीक है। चलो अब इसकी तो आ गई, चार्ज की कैसे निकालोगे। देखो चार्ज क्या होता है हमारे पास, करंट इनटू टाइम, तो आई इंटू टी। करंट को हम आई बोलते हैं और टाइम को हम टी बोलते हैं, बट टाइम कम है इसलिए हम आई टी शॉर्टकट में लिख रहे हैं ठीक है। चलो तो करंट की डायमेंशन ए, टाइम की डायमेंशन टी, ए टी, चार्ज का आ गया ए टी। दूसरा हमारे पास आता है पोटेंशियल, पोटेंशियल या वोल्टेज भी हम इसे बोलते हैं। अब देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन तो वैसे बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल की यहाँ पे 2 टर्म्स आती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें, बट सबका मोटा मोटा मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपल। अब वर्क का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला हुआ था, क्या था, ml² t माइनस 2 अपॉन चार्ज का हमारे पास है क्या, a t,
अब जब हमारे पास इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा ml², ये t नीचे 1 का है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, और ये a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a -1। सो ml² t -3 a -1 आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में तुमसे पूछा था लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, अगर करा है तो कमेंट कर लो नीचे, और नहीं करा तो देखो। किसी भी चीज को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर दे तो क्या होता है वो उसका ग्रेडियंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, v/l करना पड़ेगा, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। पोटेंशियल को हम v से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल की डायमेंशन क्या है, ml² t -3 a -1 अपॉन लेंथ की डायमेंशन l। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास आ गया ml1 t -3 a -1। ओके नाइस, बढ़िया हो गया। चलो नोट करो फिर से, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और डायमेंशन देखेंगे करंट से रिलेटेड ही, ठीक है। फटाफट से नोट करो। देखो मेरे भाई बात सुनो, अगर तुमने लास्ट 3 मिनट ध्यान से सुना होगा या पढ़ा होगा तो तुम ये जेई का सवाल सॉल्व कर दोगे। इट इज इजीली अ जेई लेवल क्वेश्चन और नॉट एन इजी वन, ठीक है। ठीक ठाक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो जेई में पूछा जा सकता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है। हमें पोटेंशियल की और करंट की डायमेंशन गिवन है, हमें डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। अगर तुमने पिछले 3 मिनट कहीं भी गप्पे मारी या कुछ भी करा तो दोबारा जाके 3 मिनट पढ़ो। मैं चाहता हूँ तुम ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, चाहे सही करो गलत करो मुझे मतलब नहीं है, सही करा तो अच्छी बात है, लेकिन गलत करा है ना फिर भी करो ताकि तुम्हें अपनी गलती पता चले। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और ABCD में से आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, जितने बच्चे देखेंगे सबका चाहिए, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल की डायमेंशन गिवन है, करंट की डायमेंशन गिवन है, हमें पूछा है R एंड रो, रेजिस्टिविटी होती है रो। तुम अगर जेई बोल रहा ICSE वाले बच्चे हो तो तुम्हें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों के बारे में पता होगा, CBSE वालों को भी पता होगा, दोनों को पता होगा, ये तो बेसिक चीज है ना। हमें पहले निकालना है रेजिस्टेंस एंड देन रेजिस्टिविटी, ठीक है। रिस्पेक्टिव मतलब पहले रेजिस्टेंस की आएगी फिर रेजिस्टिविटी की आएगी, है ना। इतनी इंग्लिश तो आती होगी शायद तुम्हें। सो अगर हम निकालें रेजिस्टेंस के लिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या, हमें पता है V और I, हमें 2 चीजें पता है, हमें तीसरी चीज निकालनी है। अभी रेजिस्टिविटी छोड़ो, 2 चीजें पता है, तीसरी चीज निकालनी है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें V, I और R आता है? हाँ है। कौन सा है? ओम्स लॉ है। ओहो, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर IR। यहाँ से हम R बराबर V/I बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। V का हमारे पास डायमेंशन गिवन है ml² t -3 a -1, ml² t -3 a -1 अपॉन I। करंट का डायमेंशन क्या होता है A, तो ये कितना आ जाएगा ml² t -3 a -2, ml² t -3 a -2, ml² t -3 a -2। 2 जगह आ गया भाई, ये तो 2 जगह आ गया, नहीं 3 ml² t -3 a -2। ऑप्शन बी ही सही होगा, रेजिस्टिविटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बट हम निकालेंगे। क्या पता यहाँ पे भी L² हो जाता, यहाँ पे भी हम L² ले लेते हैं भाई, L² ले लेते हैं हैं? तब कैसे करते, तब तुम्हें रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ती। अब रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A। हमें R की डायमेंशन पता है, लेंथ की डायमेंशन पता है, एरिया की डायमेंशन पता होती है, तो हम रेजिस्टिविटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास क्या है, ml² t -3 a -2 बराबर रो की डायमेंशन इनटू L की डायमेंशन, L ही होती है। और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में लेते हैं ना हम एरिया, तो L का स्क्वायर L², L से L कट गया। रो की डायमेंशन आ गई ml³ t -3 a -2, ये L इधर मल्टीप्लाई हो गया तो L की पावर 3 हो गई, तो ml³ t -3 a -2, दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। और जिसका बी ऑप्शन आया है मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लो, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। सो ये हमारे पास कुछ है करंट रिलेटेड डायमेंशन, तुम्हें मैंने एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी करा दिया है, क्वेश्चन भी करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डायमेंशंस कुछ होती है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, वो सब चीज़ें भी बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, सबको पता है बीच में सन है, उसके चारों तरफ अर्थ है ना। ऐसा एक और तुम एग्जांपल भी ले सकते हो, क्या बीच में तुम्हारी क्रश है और चारों तरफ तुम गोल गोल उसके चक्कर मार रहे हो, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, अभी सपोज सन यहाँ पे है, सॉरी अर्थ यहाँ पे है, सन तो अपनी जगह पे ही रहेगा। थोड़ी देर बाद हमारी अर्थ यहाँ पे आ गई, अर्थ यहाँ पे आ गई। सो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ एंगल में मूवमेंट हो रही है, इसे बोलते हैं हम थीटा। कितने एंगल मूव हो गए, जैसे अभी अर्थ मेरे सामने है, ठीक है, इस साइड है, इस साइड, और अब वो कैमरे के सामने आ गई, तो ऐसे यहाँ से यहाँ मेरा हाथ कितना मूव करा, देखो ये मेरे दोनों हाथ सीधे हैं, ठीक है, भी पैरेलल है, ये कितना मूव करा, हाथों के बीच का जितना एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे सर्कुलर मोशन में होता है ना, सामने कोई चीज है, यहाँ से मेरा रेफरेंस एंगल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये घूम रही है, यहाँ घूमी, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है मेरे हाथों में, ये फिर ऐसे आई, कितना एंगल, ये जो दो मेरे हाथों के बीच में बन रहा है, फिर ऐसे हो गई, कितना, जितना मेरे हाथ के बीच में एंगल बन रहा है। तो टाइम के साथ हमारे पास एंगल चेंज कर रहा है ना, टाइम के साथ एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जितने आगे हम जाते हैं, जितना एंगल हम मूव करते हैं, वो होता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कितना चेंज करता है पर यूनिट टाइम, कितना चेंज कर रहा है, कितनी तेज चेंज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, है ना। सो पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। हमें थीटा के बारे में कहीं पढ़ा हुआ है, शायद मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था, याद करो। थीटा क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, है ना, लेंथ में मेजर करते हैं, और रेडियस भी लेंथ में, तो L by L बराबर 1। दिस इज डायमेंशनलेस, IONLES। और अभी भी तो मैंने तुम्हें डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी में थीटा लिखवाया था, एंगल, ये भी तो एंगल ही है। तुम ध्यान नहीं देते यार, अगर तुम ध्यान दे रहे होते ना तो तुम्हें अभी पता होता कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो ये तो अभी। अब आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, थीटा कितना चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। थीटा की डायमेंशन क्या है, 1 अपॉन टाइम की डायमेंशन t, तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस 1। ऐसे ही आप एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की मुझे निकाल के बताना, वो आएगी t माइनस 2। एक बार आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, t माइनस 1 अपॉन टी, ये कितना आ जाएगा, t माइनस 2। हाँ बिल्कुल सही है। सो ऐसे करके आप सर्कुलर मोशन की भी डायमेंशंस निकाल सकते हो, और जितनी भी डायमेंशन तुम्हें पता होनी चाहिए थी भाई, मैंने फाइनली तुम्हारी डायमेंशंस खत्म करा दी। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसे पढ़ लो प्लीज, 2 मिनट का है, उसके बाद हम खत्म करेंगे अगला टॉपिक कल। इसे नोट करो, चलो नोट करो फटाफट। तुम तो पढ़ते पढ़ते बेटा थके होंगे, अपने रूम में मस्त बैठ के एसी में तो पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है, एसी पंखा कूलर कुछ तो होगा, मस्त बैठ के पढ़ रहे होंगे ना। मैं बेचारा रात को 2 बजे गर्मी में, वैसे ऋषिकेश में यहाँ गर्मी कम हो रही है, बट स्टिल पाँव में दर्द हो गया खड़े खड़े तब से। चलो इसे फटाफट नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड एज। डायमेंशन के बेसिस में हमने कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को 2 तरीके में बांट रखा है। कांस्टेंट के 2 तरीके क्या है, डायमेंशनलेस या डायमेंशनल, वेरिएबल का भी डायमेंशनलेस या डायमेंशनल। अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स होते हैं जिनमें डायमेंशन नहीं होती, सिंपल सी बात है ना। ये वैसे ही हो गया स्केलर वेक्टर की तरह, डायमेंशनलेस में डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल में क्या है, डायमेंशन है। स्केलर में क्या है, डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि 1 2 3 पाई 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई, ऐसे ऐसे करके कोई भी तुम नंबर ले लो, ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बट इनके पास क्या नहीं है, इनके पास डायमेंशन नहीं है बेटा। और डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जैसे हमें अभी निकाला था, g निकाला था हमने, प्लैंक्स कांस्टेंट h निकाला था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाला था, है ना। ये सारे क्या है, इनकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस आई थी ना, तो ये होते हैं हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे g होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और h होता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब इन दोनों की डायमेंशन मुझे जरा कोई बता सकता है, किसी को याद हो? अभी करी थी हमने 2 मिनट पहले, अभी करी थी,
अभी इसकी आई थी m-1 L3T-2, यही आई थी। जरा एक बार कॉपी के पेज पलटो और मुझे फटाफट बताओ m-1 L3T-2 हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आई थी या नहीं आई थी, है ना। और प्लैंक कांस्टेंट की आई थी हमारे पास ml2T-1। सो प्लैंक कांस्टेंट की आई थी हमारे पास ml2T-1। इसे वेरीफाई करो अभी फटाफट कि तुमने यही निकाली थी या कुछ और निकाली थी, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। हमारे पास वेरिएबल भी डायमेंशनलेस हो सकते हैं और डायमेंशनल भी हो सकते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब थीटा, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल चला है यहाँ से यहाँ, कितना चला है, ये वेरिएबल तो है। अभी सपोज इतना चला है, थोड़ी देर बाद इतना चल गया, थोड़ी देर बाद इतना फिर खुल गया, है ना। क्या हो रहा है, ये एंगल टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। सो इट्स वेरिएबल। और व्हाट इज दिस, डायमेंशनलेस। वेरिएबल भी है, डायमेंशनलेस भी है। वैसे ही आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे tan थीटा ले लो, ये भी हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल है। इसमें थीटा आप डालते रहोगे, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। बट है तो क्या, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब डायमेंशनल में क्या, फोर्स, वर्क और क्या, और कुछ लेना है, प्रेशर, करंट, कुछ भी ले लो। किसी पे फोर्स कितना लगा रहे हो आप, वेरी हो कर सकता है। मैंने इतना लगाया अभी, तेज लगा दिया, वेरी कर रहा है फोर्स। वर्क वो भी वेरी कर सकता है। अभी इसमें ये चल रहा है, अभी इसमें कम वर्क हुआ, मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा वर्क हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ लगे, ज्यादा वर्क हो गया। प्रेशर भी, अभी मैं कम प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स ज्यादा लगा है, प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना। तो ये सारी हमारे क्या है, वेरिएबल टर्म्स है। और ऊपर से इनके पास क्या है, डायमेंशन भी है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट हमारे पास डायमेंशनलेस डायमेंशनल भी होते हैं, वेरिएबल भी डायमेंशनलेस डायमेंशनल भी होते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है और मुझसे पढ़ना है तो यू कैन वॉच माई अदर वीडियो, प्रीवियस लेक्चर देख लो भाई, काम ही आएगा तुम्हारे, ठीक है। और इसके नोट्स फटाफट बना के रखना, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाना, नहीं तो मेरे नोट्स मैं तुम्हें नीचे PDF लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां तुम मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो और क्या और तुम्हें वहाँ नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जो तुम देने वाले हो। और ये बात ध्यान रखना, ये जो 11th-12th के एग्जाम होते हैं ना, ये एक दिन की लड़ाई नहीं होती, लॉन्ग मैराथन, डेली हर स्टेप काउंट करता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में आप कुछ भी छोड़ सकते हो, बस ये नहीं छोड़ सकते, इससे सवाल आता ही आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉजिकल है, इसमें आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं रखनी। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे यार इतनी सारी डायमेंशंस है, हमें याद करनी पड़ रही है, बट यहाँ आपको कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है और आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछूंगा, उसके आप मुझे आंसर करो। अब ये मत सोचना पढ़ाने से पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके आंसर ना 5th क्लास का बच्चा भी दे सकता है, ठीक है। सो बताओ मुझे, 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर कितना होता है भाई। 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर कितना होता है। और तीसरी चीज, 10 किलोमीटर प्लस 10 सेकेंड कितना होता है, मुझे बता दो तीनों चीजें। देखो पहले में तो तुम क्या करोगे, 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर कम कर दिया, बचा कितना, 5 किलोमीटर। वेरी गुड। 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर कितना आया, 20 किलोमीटर। अब यहाँ 10 किलोमीटर प्लस 10 सेकेंड। अब तुम क्या बोल रहे हो कि यार पागल हो गया तुम, है भैया पागल हो क्या, ऐसे कौन करता है। अगर हम किलोमीटर के साथ किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो वो भी तो किलोमीटर ही होना चाहिए ना, है ना। आप किलोमीटर यानी कि लेंथ की यूनिट के साथ टाइम की यूनिट को तो ऐड नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। सो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, इक्वेट करते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू या कोई भी अदर इनइक्वालिटी लगाते हो, सो वो सारी जो क्वांटिटीज होती है, सारे जो हमारा ये एलिमेंट्स हैं, वो सारे सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने चाहिए, तभी आप उन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट या कोई भी दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी लगा सकते हो। जैसे यहाँ क्या था, यहाँ मैंने लेंथ में से लेंथ माइनस करा, मुझे मिला क्या, लेंथ ही मिला, ठीक है। यहाँ मैंने लेंथ के साथ लेंथ को ऐड करा, मुझे क्या मिला,
लेंथ ही मिला। अब कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि L माइनस एल तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ बाबू, मैं यहाँ पे डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, है ना। इसकी डायमेंशन क्या है? लेंथ। अब लेंथ में से मैंने लेंथ की ही डायमेंशन माइनस करी है, सो मुझे क्या मिला रिजल्ट में? लेंथ की डायमेंशन मिली। दूसरे केस में क्या करा मैंने? लेंथ की डायमेंशंस के साथ लेंथ की ही डायमेंशन ऐड करी, है ना। किलोमीटर भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी किसकी है? वो लेंथ की है, उसकी डायमेंशन क्या होता है? L1, है ना। सो लेंथ के साथ मैं लेंथ को ही ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? लेंथ ही मिल रहा है। सो मैं हमेशा कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करूंगा तो वो जो दो फिजिकल क्वांटिटीज इनको मैं ऐड कर रहा हूँ वो सेम होनी चाहिए। मैं कोई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकता, ना मैं उन्हें इक्वेट कर सकता हूँ। ये हमारा मोटा मोटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देख लो, मुझे बताना है इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 100,000 सेकेंड एंड 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो इसमें से क्या मैं फर्स्ट वाली चीज लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये भी क्या लेंथ की है यूनिट, ये भी क्या लेंथ की ही है, ठीक है। चलो इसमें देखो ये लेंथ की है और ये क्या है? टाइम की। ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरी चीज बताओ, इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए यस या नो में। क्या मैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें क्या कर रही है? वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? दोबारा लास्ट बार सुन लो पक्का, इसके बाद सीधे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ एक और चीज है फिर क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करें तो उनका नेचर सेम होना चाहिए। दो क्या बोलते हैं? दो अलग अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट नहीं कर सकते, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। सामने तुम्हारे डेफिनेशन है, इसे फटाफट से नोट करो और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट नहीं कर सकते, बट क्या हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कुछ चीज कर रहे हों? देखा है क्या? नहीं देखा? अभी स्पीड क्या होती है पहले मुझे ये बता दो, एक्सेलरेशन क्या होता है मुझे ये बता दो, डेंसिटी क्या होता है मुझे ये बता दो, फोर्स क्या होता है मुझे ये भी बता दो, सारी चीजें बता दो, ठीक है, ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। टाइम किसको करता है? है ना। सो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? लेंथ को टाइम से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। चलो दूसरी चीज देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है हमारे पास? एल टी माइनस वन अपॉन टी माइनस वन। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों की डायमेंशंस अलग हैं, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उन्हें डिवाइड, और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब स्मूथली चल रहा है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास किसको रिप्रेजेंट करता है? मतलब मास की डायमेंशन क्या होती है? एम ही होती है। और वॉल्यूम की क्या होती है? वॉल्यूम की होती है एल क्यूब। एल क्यूब होती है, ठीक है। सो यहाँ भी क्या हो रहा है? हम अलग अलग डायमेंशंस को डिवाइड कर रहे हैं। अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ भी मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की क्या है? यहाँ से आएगी एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो यहाँ देखो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी डायमेंशंस भी अलग हैं, बट स्टिल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हम उन्हें बहुत ही इजीली और स्मूथली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशंस। पूरा फंडा यहीं से तो स्टार्ट हुआ था। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उससे कुछ पावर्स आ जाती हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के। जैसे लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ जब हमने इन्हें डिवाइड करा तो हमारे पास आया L1 T माइनस वन, ठीक है। लेंथ की कुछ पावर आ गई, टाइम की कुछ पावर आ गई, यही तो डायमेंशन है इसकी, यही तो स्पीड की डायमेंशन है ना। वैसे ही एक्सेलरेशन में भी सेम केस है, डेंसिटी भी वही है और फोर्स भी वही है ना। सो ये तो बेसिक फंडा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का, कि जब हम फंडामेंटल से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे तो हम उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। सो मल्टीप्लाई डिवाइड करना इज लीगली एक्सेप्टेबल, है ना। हमें वो मंजूर है कि तुम मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो, बट तुम ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तुम स्पीड इक्वल टू एक्सेलरेशन
बिल्कुल नहीं कर सकते, बट तुम स्पीड डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कर सकते हो। ओके, ठीक है। तुम फोर्स इक्वल टू डेंसिटी नहीं कर सकते, बट तुम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर सकते हो। ठीक है। सो तुम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड तो नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। यू हैव फुल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता है तुम्हारे पास ये ऑपरेशंस करने की। कौन सी? मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है। सो यहाँ क्या पूछा हुआ है? बट कैन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड देम? यस, एब्सोल्युटली वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देम। ठीक है, चलो। सो इसे भी नोट करो। अब सीधा हम सवालों पे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज सॉल्व, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें ये छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे कर लो बस, चाहे तुम डायमेंशन एनालिसिस में पेपर किसी दिन पहले भी देख रहे हो ना, अगर तो डायमेंशन एनालिसिस में और कुछ करो ना करो, ये ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो इसे नोट करो फटाफट, मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसे तुम मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करना और उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन एज x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी 4। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। हमारे पास डिस्टेंस की एक इक्वेशन दे रखी कि कोई पार्टिकल टाइम के साथ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना। हमें क्या बताना है? a, b और c की डायमेंशन बतानी है। अब देखो ये इक्वेशन क्या बोल रही है? x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी 4। पहली बात तो मैं क्या देख रहा हूँ? एडिशन हो रहा है। तो ये भी ऐसे ही क्वेश्चंस पे अटैक करना है। पहले तुम देखो एडिशन कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन होना है, इन सब के बीच में एडिशन। तो हमें ये पता है कि ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारी, जो हम ऐड कर रहे हैं इन सबको, ये सारी क्या है? ऑल हैव सेम डायमेंशंस। इन सबके पास सेम डायमेंशन है। ठीक है, किसके बराबर है? इक्वेट किसकी तरफ कर रहे हैं हम? x की तरफ। x की डायमेंशन क्या है? l। सो हमें पता चल गया a की डायमेंशन क्या है? l, bt स्क्वायर की भी l, ct 4 की भी l, क्योंकि a bt स्क्वायर और ct की पावर 4 की डायमेंशन सेम है और वो सेम डायमेंशंस l के बराबर है। अब हमें बस क्या करना है? इन्हें इक्वेट करना है और आंसर निकालना है। तो हमें ये तो पता चल गया a की डायमेंशन क्या आ जाएगी? l। ओके, bt स्क्वायर की भी क्या है? l है। ठीक है, सो हम यहाँ से कैसे b की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो, b मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर की डायमेंशन। t की डायमेंशन क्या होती है? t ही होती है। इसका क्या कर दिया बस हमने? स्क्वायर बराबर लेंथ। ठीक है, चलो यहाँ से हमारे b की वैल्यू क्या आ गई? l डिवाइड बाय टी स्क्वायर, जिसे हम l t माइनस 2 लिख सकते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चलो a की मिल गई, b की मिल गई। c की कैसे निकालेंगे? c की भी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सी टी की पावर 4 की डायमेंशन हमारे पास l के बराबर है। ओके, तो c इंटू टी की पावर 4, ये t की डायमेंशन होती है। t की पावर 4 की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t की पावर 4 है ना, बराबर l। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? इधर कर लेते हैं थोड़ा, शायद ना दिख रहा हो तुम्हें। c की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी? l अपॉन t की पावर 4। ठीक है, जो क्या हो जाएगा हमारे पास? एल टी माइनस 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यही करना है, आपको अटैक करना है प्लस साइन के ऊपर या माइनस साइन के ऊपर। देखना है पहले कि कौन कौन सी चीजें ऐड हो रही है, उसके बाद क्या करना है आपको इक्वल टू साइन देखना है कि ये सब किसके बराबर हैं, और बस आपको क्या कर देना है, जितने भी ऐड होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज होंगी सबकी डायमेंशन सेम होगी, और वो किसके बराबर होगी? जिसके वो इक्वेट कर रखी होगी। ठीक है, सो ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। इस क्वेश्चन को नोट करो, फटाफट हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर, है ना, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। सो फटाफट नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ तुम्हारे सामने। अब देखो, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें ए की यूनिट बतानी है। इस टाइम पे हमें डायमेंशन नहीं बतानी है, थोड़ा इससे कंपैरेटिवली इजी सवाल है। अब तुम बोल रहे हो कि इजी, ये इक्वेशन क्या बोल रहे देख रहे हो भाई सर आप, ये इक्वेशन तो देख लो। तो भाई इक्वेशन तो मैं मैटर ही नहीं करती, तुम्हें प्लस साइन देखना है और किसके बराबर है वो देखना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे अभी आने वाले टाइम में, है ना। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं कि हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, वो किसी के साथ प्लस में है या नहीं, सब्ट्रैक्शन में है या नहीं है, और किसके बराबर होगा वो। चलो, सो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा p प्लस ए बाय वी स्क्वायर हो रहा है, और मुझे सिर्फ इतना ही देखना है, मुझे आगे की चीज़ें देखनी नहीं, कि मुझे सिर्फ ए के बारे में बात करनी है।
a बाय वी स्क्वायर में ना p के साथ ऐड कर रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पे p क्या है, प्रेशर, एंड v इज वॉल्यूम, ठीक है। v मेरी क्या होती है, वॉल्यूम। अब मुझे a की यूनिट बतानी है, तो मुझे पता है कि जो a की यूनिट होगी या a जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसी को हमारा p भी करना होगा, है ना, क्योंकि दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। दोनों की क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो यूनिट भी सेम होगी और डायमेंशन भी सेम होगी, है ना। सो जो a बाई वी स्क्वायर की यूनिट आएगी वो p की यूनिट के बराबर होनी चाहिए। हमारी प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर मैं सीजीएस में बात करूँ तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायन अपॉन एरिया। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी सीजीएस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद होगा 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन होता है, डाइन होता है, वैसे ये डायन में ऐसे ही बोल रहा हूँ मजे में, ठीक है। सो आपको ये इक्वेशन याद रखनी चाहिए या ये इक्वालिटी याद रखनी है कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। डाइन हमारी फोर्स की सीजीएस यूनिट है। चलो, तो प्रेशर की यूनिट मेरे पास क्या आ गई, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, a बाई वी स्क्वायर की यूनिट, ठीक है। सो a की यूनिट हमें पता नहीं है, v स्क्वायर की यूनिट क्या हमें पता है, हमें v की पता है। v की होती है सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब, है ना, अभी थोड़ी देर पहले पता है, ठीक है। अब v स्क्वायर की क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब का हम अगर स्क्वायर कर दें वो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 6। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 6। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट के 4 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या होगी, मेरी 2 पावर कट जाएगी, तो 6 माइनस 2 बराबर 4। अब a क्या आ जाएगा हमारे पास, ये उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो डाइन सेंटीमीटर की पावर 4। कितना आ गया, डाइन सेंटीमीटर की पावर 4, बी ऑप्शन। अब जिसका सही आया है ना वो कमेंट में बी ऑप्शन डाल दो, और जिसका मेरे करने के बाद आया वो कुछ मत करना, ठीक है। जिसने खुद करा सिर्फ वही करो। अब देखो इसमें ही मैंने क्या करा, मैंने प्लस साइन को डाल कर दी, कहाँ पे एडिशन हो गया। फिर वहां से मैंने देखा कि जो मुझे चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, a बाई वी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए था, प्रेशर के बराबर होना चाहिए था। फिर मैंने उनकी यूनिट्स लिखी और एक यूनिट मैंने बहुत ही इजीली क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। तो आप भी इजीली ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। हर सवाल में एक ही चीज़ होगी, बस आपको इक्वेशंस देख के या फॉर्मूलेज देख के या उसमें जो भारी भरकम तुम्हें फंक्शंस दे रखे होंगे ना उन्हें देख के बिल्कुल नहीं डरना। काम सिर्फ एक ही हो रहा है यहाँ पे, क्या, प्लस साइन को अटैक करो, इक्वेट करो, आंसर आ गया। यही तुम्हारी 10 सेकंड वाली ट्रिक है। तुम्हें प्लस को अटैक करना है, इक्वेट करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। सो इसे भी नोट करो। मैं तुम्हारे सामने तीसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें वेलोसिटी दे रखी है एक पार्टिकल की, ये फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन छोड़े से। हमें ए बी सी जो कांस्टेंट है हमारे, उनकी डायमेंशंस बतानी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ, पर इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि मेरा जो थंबनेल में दिखा रखा था ना 10 सेकंड ट्रिक वाला, ट्रिक नहीं ट्रिक, हो तुम्हें पता चल जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में तुम ऐसा दिखने वाले सवाल 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मेरा स्टेप क्या था, मैं तुम्हें स्टेप वाइज बताया था, उससे नहीं आ रहा। प्लस को ढूंढना है हमें, DHUNDNA, प्लस को हमें ढूंढना है। प्लस ढूंढ लिया, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। सो पहले मैं ये वाला प्लस लेता हूँ, मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। यहाँ क्या है हमारे पास, T प्लस C। अब मुझे A B C तीनों की डायमेंशन निकालनी है, ओके भाई। यहाँ C किसके साथ ऐड हो रहा है, टाइम के साथ ऐड हो रहा है। C किसके साथ ऐड हो रहा है, टाइम के साथ। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो C की डायमेंशन होगी वो टाइम की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, और टाइम की डायमेंशन क्या होता है, T ही होता है। तो जो मेरी C की डायमेंशन है वो तो T आ गई, बहुत ईजी। चलो अब आगे क्या मैं B की डायमेंशन निकाल सकता हूँ यहाँ से, मतलब B A तुम किसी में भी जा सकते हो। तुम्हारे पास C की आ गई, तुम B की भी निकाल सकते हो, A की भी निकाल सकते हो। पहले मैं B की निकाल लेता हूँ, ठीक है। B भी क्या है, एडिशन में है, किसके साथ, AT के साथ। और ये किसके इक्वल टू है, इक्वल टू को भी जाना है ना, स्टेप 2 भी लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड स्टेप इक्वेट देखो या इक्वल टू देखो। अब इक्वल टू किसके बराबर है मेरा, B अपॉन T प्लस C किसके बराबर है मेरा, V के बराबर। किसके बराबर, V के बराबर। तो मुझे पता है B अपॉन T प्लस C, B अपॉन T प्लस C की डायमेंशन मेरी वेलोसिटी की डायमेंशन के बराबर होगी, जो मेरी होती है LT माइनस, ठीक है। क्या होती है मेरी, LT माइनस 1। अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया B अपॉन T प्लस C में C की डायमेंशन भी किसकी डायमेंशन है, टाइम की। तो टाइम को टाइम के साथ ऐड करूँगा तो मुझे टाइम ही मिलेगा। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, B अपॉन T बराबर LT माइनस 1, ठीक है। अब ये T इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से मेरे पास B की डायमेंशन आ गई कितनी, L। सिंपल।
सी की डायमेंशन आ गई टी, बी की डायमेंशन आ गई एल। अब ए की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ए की डायमेंशन देख लेते हैं। हमें पता है बी की जो डायमेंशन होगी जो कि है एल टी माइनस वन, वो बराबर होगी, इसे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, बी की हमारी नहीं होगी, वो हमारे किसके बराबर होगी, ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी, जो कि टी ही होती है, ठीक है। चलो अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, ए की डायमेंशन, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसको यहाँ जाकर डिवाइड कर दूंगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी, कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू, जो कि हमारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। और कुछ लोग यहाँ पे तुक्का भी मार रहे होंगे कि बी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ए टी दिख रहा है मेरे पास, है ना, तो ए क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ही होना चाहिए, है ना। सो ऐसे हमारा आंसर आ गया लॉन्ग मेथड। अब मैं 10 सेकंड में करके दिखाऊं, चलो इससे पहले यहाँ से चीज़ें मिटा देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो क्या 10 सेकंड गिनना, ठीक है। तुम टिक वेलोसिटी के बराबर ए टी और बी अपॉन टी प्लस सी है, टी सी के साथ ऐड हो रहा है तो सी भी क्या होगा मेरे पास, टाइम ही होना चाहिए, ठीक है। अब v किसके बराबर है, b अपॉन टाइम, सो b हमारा लेंथ होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी भी मेरी लेंथ अपॉन टाइम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे at पे आ जाओ, at किसके बराबर होना चाहिए मेरे वेलोसिटी के, at किसके बराबर होना चाहिए, मेरी v के बराबर, जो कि क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो एक टाइम इधर और आ गया, कितना आ जाएगा, एल टी माइनस टू, हो गया 10 सेकंड का। आई थिंक 10 सेकंड ही होंगे, और वो 10 सेकंड भी इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ तुम्हें दिखाने पर लिखा, वरना मैं ये भी दिमाग में कर लेता। तो तुम्हें भी ऐसी फास्ट 10-10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डायमेंशन इसका क्वेश्चन तुम्हारा जेई में भी आएगा, नीट में भी आएगा, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, पर तुम्हें अपना क्रूशियल टाइम उस एग्जाम का इन सड़े हुए क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं करना है, सॉरी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फटाफट ऐसे सॉल्व, ऐसे न्यूमेरिकल्स को 10-15 सेकंड में सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। जो तुम्हारा टाइम बचा है न्यूमेरिकल में को करने का, वो तुम्हें किसी टफ न्यूमेरिकल, जैसे रोटेशन का न्यूमेरिकल आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल आ जाएगा, ऑप्टिक्स का आ जाएगा कोई टफ सा, उसमें तुम्हें अपना वो टाइम देना है। डायमेंशन एनालिसिस में तुम्हें टाइम नहीं देना, और मुझसे पढ़ रहे हो तो स्पेशली नहीं देना भाई। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो इसे नोट करो, मैं तुम्हारे दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ फटाफट। अब देखो ये क्वेश्चन लेके आया हुआ तुम्हारे सामने, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई और नीट दोनों में पूछा गया है, और थोड़ा सा खट्टा मीठा सवाल है। इसे तुम्हें देख के थोड़ा लग रहा होगा कि यार यहाँ क्या हो रहा है, या हम क्या करेंगे, या अगर तुम्हें आता है तो प्लीज़ करो यार, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। खुद ट्राई करो, जब तक तुम खुद नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें नहीं आएगा। मैं तो चाहे 50-100-1000 कर लूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी कलम नहीं चलेगी ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, ठीक है। सिर्फ देखने से फिजिक्स नहीं होती, तुम्हें फिजिक्स सिर्फ तभी समझ में नहीं आ रही है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जब तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, एकमात्र रीज़न ये है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें अच्छे से हर चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम्हें फिजिक्स आएगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आता है, हमें क्या दे रखा है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी नॉट ई एक्स पी ए टी स्क्वायर। हमें डायमेंशन बतानी है किसकी, हमें डायमेंशन बतानी है ए की, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ दे रखी है, ई एक्स पी माइनस ए टी स्क्वायर, इसे हम e की पावर माइनस ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं सही, ये वाला ब्रैकेट। चलो अब यहाँ पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें तो यहाँ पे स्टक हो गए। यहाँ पे हमें ना एडिशन दिखा, ना हमें इक्वेट दिखी, ना हमें नेगेटिव वो सब्ट्रैक्शन दिखा, तो हम यहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ आपको एक चीज़ बता होनी चाहिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं एंड लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, उन सब के अंदर जो पावर होती है, जो नंबर जाते हैं, that are always what dimensionless। अब देखो यार e की पावर माइनस ए टी स्क्वायर है क्या, ये किसके बराबर है, 2.7 माइनस ए टी स्क्वायर, है ना। e को हम क्या बोलते हैं, e हमारे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7। सो हम क्या कर रहे हैं, बस a की पावर b ही कर रहे हैं, और हमें पता है a की पावर b में b एक क्या होता है, नंबर, जो कि क्या होता है, डायमेंशनलेस, है ना। सो कभी भी आपके सामने एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज जा रही होंगी वो क्या होंगी, डायमेंशनलेस होंगी। क्या होंगी, डायमेंशनलेस। तो यहाँ इसके अंदर क्या जा रहा है, a इंटू टी स्क्वायर बराबर डायमेंशनलेस m0 l0 t0, ठीक है। a इंटू टी स्क्वायर बराबर m0 l0 t0, a बराबर m0 l0 t0 डिवाइड बाय टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, a बराबर m0 l0 t माइनस टू, या इसको हम सिर्फ t माइनस टू लिख सकते हैं, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने का स्टेप ये था कि हमारे एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस के अंदर हमेशा जो भी चीज़ आती है वो डायमेंशनलेस आती है, और e क्या है हमारा, कुछ नहीं है, सिर्फ 2.7 एक नंबर है,
और ये नंबर 2.7 क्यों होता है ये हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ जाती है दैट इज़ डायमेंशनलेस, और जो रिजल्ट आता है दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशनलेस, दैट इज़ ऑल्सो अ नंबर। ठीक है, तभी तो देखो यहाँ पे वो चीज़ जो हमारी होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो हो भी रहा है सेटिस्फाई। ये तुम यहाँ से भी कर सकते थे, है ना। तुम्हें अगर टाइम ये नहीं पता तुम इसे इरेज कर सकते हो, नोट करो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं पता तो तुम ऐसे भी इसमें जा सकते थे आगे, है ना। तुम कैसे जा सकते थे, देखो P बराबर P नॉट ई एक्स पी माइनस ए टी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए टी स्क्वायर है, ठीक है, अच्छी बात है। सो जो हमारा P है और जो P नॉट है वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि P इज वट एवर द फिजिकल क्वांटिटी इज एट अ पर्टिकुलर टाइम। एंड P नॉट क्या होता है किसी भी इक्वेशन में, या जैसे V बराबर U प्लस एटी में ऐसे लिख सकते हैं V बराबर V नॉट प्लस एटी, तो अभी भी यहाँ पे नॉट आ जाता है किसी भी इक्वेशन में। तो हम क्या बात कर रहे होते हैं जनरली कि वो इनिशियल टाइम पे उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या वैल्यू है वो बता रहा होगा, ठीक है। तो ये भी सेम, ये दोनों क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। तो P की डायमेंशन बराबर क्या होगी, P नॉट इनटू इस फंक्शन की डायमेंशन। ओके भाई, ठीक है। सो इसकी डायमेंशन तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशन लेस ही होना चाहिए ना। अगर इसकी कुछ डायमेंशन आ गई, इसकी कुछ डायमेंशन आ गई तो ये तो गलत हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। समझ में नहीं आएगा, मैं तो बताता हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस है x बराबर x नॉट इंटू ए है, ठीक है, ये पूरे फंक्शन को मैंने a मान लिया या तुम c मान लो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ x की डायमेंशन मेरे पास l है, x नॉट की भी मेरे पास l ही होगी। अब अगर z की कुछ भी डायमेंशन हो गई, अगर t भी हो गई, तो ये तो मेरा lt हो गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कैंसिल आउट। सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मानने के लिए, उसे वैलिड रहने के लिए मुझे z को क्या करना पड़ेगा, m0 l0 t0 डायमेंशनलेस मानना पड़ेगा, तभी मेरी ये जो इक्वेशन होगी ना वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। सो इसे आप फटाफट नोट करो। इसको क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 2 अप्रोचेस बता दी हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 5वां क्वेश्चन करेंगे और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसे फटाफट नोट करो, मैं तुम्हारे सामने लेके आता हूँ 5वां क्वेश्चन इन 1 2। ये है हमारा अगला सवाल। ये आपको बहुत ही भारी भरकम सा लग रहा होगा, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो इसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, वही 10 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं पता कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें, वो उन्हें मैं बता। देख, पहली बात तो साइन के अंदर जो भी आता है क्या आता है, थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल। किस में आता है वो, रेडियन में, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है, आर या m0 l0 t0 होती है। इसकी डायमेंशन होती है m0 l0 t0। जो हमारा एंगल होता है दैट इज डायमेंशनलेस। क्यों, थीटा इसके बराबर होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस के, ठीक है। कभी भी किसी सर्कल में हमें कोई एक एंगल निकालना होता है थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये क्या है हमारी, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। चलो, आर्क लेंथ इसमें आएगी लेंथ में, और रेडियस भी किसमें होता है, लेंथ में। एल बाय एल क्या हो जाता है, एल। थीटा इज डायमेंशनलेस। अब अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी किसी आप ट्रायंगल का अगर मेजर करोगे तो लेंथ में करोगे, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ में करोगे, तो ये भी l बाय l होता है, दैट इज इक्वल टू l0, डायमेंशनलेस। और सिर्फ साइन थीटा ही नहीं, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। और उनके अंदर जो एंगल जाता है दैट इज ऑल्सो व्हाट, डायमेंशनलेस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसे नोट करो फटाफट। हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे मैं बताता हूँ। अब यहाँ क्या पूछा है हमसे, ये सारी हमारे पास क्या है, कुछ स्टेटमेंट से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। दिस इज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। MTOOC क्या है ये, MTOOC। चलो, पहला क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। x मुझे पता है क्या है, x की डायमेंशन है लेंथ, मुझे a की डायमेंशन नहीं पता, और मुझे लैम्डा की डायमेंशन नहीं पता। चलो अंदर देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। y बराबर a साइन, आगे कोई भी फंक्शन है, ठीक है, पहले एक ही निकाल लेता हूँ। y बराबर a साइन, इसके अंदर कुछ भी दे रखा है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, मुझे ये पता है ये पूरा क्या है, l0 m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशन लेस है। सो जो y की डायमेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू a की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय m0 l0 t0, क्योंकि ये डायमेंशन है, ठीक है।
y की डायमेंशन क्या है, y का l है, सो l बराबर डायमेंशन ऑफ a, ये तो डायमेंशन लेस है, ठीक है। सो a की डायमेंशन क्या आ गई, l, a की डायमेंशन क्या आ गया होगा l। सो ये तो पता चल गया मेरे को कि x और a की डायमेंशन सेम है, दैट इज व्हाट l। ओके, मुझे लैम्डा की निकालनी है, इसकी निकालनी है लैम्डा। तो अगर मैं इसे खोलूं, साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू सी टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट अ रिलेशनशिप कि ये दोनों चीज़ें क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट, और ये दोनों क्या होंगे, एंगल्स ही होंगे, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट को अटैक करके ये नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इतना चले जाऊँगा कि 2 पाई बाय जो x है उसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, किसी के नहीं, क्योंकि डायमेंशन लेस है, ठीक है। सो 2 पाई x बाय लैम्डा की डायमेंशन होगी डायमेंशन लेस m0 l0 t0, ठीक है। 2 पाई की तो कुछ होती नहीं है, हटा दो, ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो x की डायमेंशन अपॉन लैम्डा की डायमेंशन किसके बराबर होगी, m0 l0 t0। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया जो लैम्डा की डायमेंशन है, यहाँ से मेरा 1 आ जाता है, ठीक है। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन 1 होती है, ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर मैं 0 कर दी, जैसे 5 की पावर अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही m0 l0 t0 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पे क्या आ गया, x की जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट तो मेरी ऑब्वियसली अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बट नॉट a, ठीक है। जो डायमेंशन है यूनिट, सॉरी, जो डायमेंशन है लैम्डा की वो x के बराबर तो है बट a की नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। x की डायमेंशन l है, a की l है, और लैम्डा की x के बराबर है तो वो भी l होगी, तो तीनों सेम है, ठीक है। क्या है, तीनों सेम है, ठीक है। सो ये तो मेरे वैसे ही इनकरेक्ट हो गई। तीसरा मैं क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ c इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। चलो अब c की भी देख लेते हैं, c की यूनिट भी देख लेते हैं, c की यूनिट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। 2 पाई इंटू सी टी बाय लैम्डा इसके बराबर है हमारे पास 1, क्योंकि ये भी क्या है, एंगल ही होगा कोई ना कोई रेडियन में, तो डायमेंशन, ठीक है। चलो, तो यहाँ से मेरे को 2 पाई तो पहले हटा दो क्योंकि डायमेंशन लेस होता है, तो सी टी की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा की डायमेंशन के बराबर, जो कि क्या है l। यहाँ से सी की डायमेंशन क्या आ जाएगी मेरी, l अपॉन टी, बिकॉज क्या है, टी इज अवर टाइम, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास सी आ गया l बाय टी, जो कि नहीं है बराबर इसके 2 पाई बाय लैम्डा की डायमेंशन के। 2 पाई बाय लैम्डा की डायमेंशन क्या होगी, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा की डायमेंशन क्या है l, 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन, सो ये कितनी हो जाएगी l माइनस 1। तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यार, मैं एक एक स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूँ, वरना आंसर तो मेरा कब का फर्स्ट आ चुका है ना, ठीक है। सो मैं एक एक स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूँ, तो मेरा ये भी गलत हो गई। और सिमिलरली डी की सी टी माइनस एक्स की 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर हो सकती है, सी टी माइनस एक्स की 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर नहीं हो सकती, निकाल के देख लेना, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें हर एक स्टेटमेंट चेक करनी पड़ रही है। अगर तुम्हें सिर्फ एक्स ए और लैम्डा की डायमेंशन निकालनी है तो वो हम कब के निकाल चुके हैं, बट हमें पूरा जाना पड़ रहा है, हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारी लाइंस है, बहुत सारी इक्वेशंस है, बहुत सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स है जो हमें देखना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस में आया तब आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके अलावा आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, मेरी बात मानो, नहीं लगेगा। चलो, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, जितना करना था, मतलब बचा ही गया है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी तो मैंने मिटाता गया साथ साथ में, ठीक है। सो इसे तुम करो, फिर मैं तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है, फटाफट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर, क्या मान लो सेम ही क्वेश्चन है। तो ये मैं चाहता हूँ कि तुम खुद निकाल के मुझे आंसर बताओ। इसमें क्या रहेगा हमें कि वेव की इक्वेशन है जो कि ऐसी है। अब ये इक्वेशन देख के डरो मत, ये तुम्हारे पास आएगी आगे जब तुम फिजिक्स और पढ़ोगे, तुम्हें सब पता होगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे ओमेगा बता रखा है, एंगुलर वेलोसिटी है और वी लीनियर वेलोसिटी है। हमें के की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। हमें पता है साइन के अंदर कुछ भी हो वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। यहाँ साइन के अंदर क्या है, अगर ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा एक्स बाय वी माइनस के ओमेगा, ठीक है, के ओमेगा। अब मुझे ये पता है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या होंगी, डायमेंशनलेस। क्या होगी, डायमेंशनलेस होंगी, यानी कि इनकी डायमेंशन m0 l0 t0 होंगी, ठीक है। क्या होंगी, m0 l0 t0, ठीक है। यहाँ इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है,
तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, बट मुझे उसका यूज नहीं है अभी इस टाइम में। मुझे पता है कि के ओमेगा क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों ही डायमेंशन लेस है, तो के ओमेगा भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, चलो। सो हमें पता है के इंटू ओमेगा की डायमेंशन होगी m0 l0 t0। अब मैं के की डायमेंशन कैसे निकालूंगा, m0 l0 t0 अपॉन डायमेंशन ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे बस यही चीज़ है, तुम्हें ओमेगा की डायमेंशन पता होगी, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तुम्हारा के की डायमेंशन होगी। ये भी 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस ओमेगा की डायमेंशन पता होनी चाहिए। देखो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना, थीटा अपॉन टाइम। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल ही है, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस m0 l0 t0, और इसकी डायमेंशन नीचे टाइम की क्या होती है, t। तो ओमेगा की जो हमारी डायमेंशन आती है वो t इनवर्स आती है, t-1 आती है, और ये मैंने लास्ट लेक्चर में सब बता रहे हैं। तो k की डायमेंशन क्या होगी हमारी, m0 l0 t0 अपॉन ओमेगा की डायमेंशन क्या है, t-1। जब ये ऊपर आ जाएगा तो कितनी आ जाएगी डायमेंशन, सिर्फ t। जीरो वाली टर्म्स को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सो ये वैसे तो होगी m0 l0 t1, बट हम यहाँ से m0 l0 को हटा देंगे और आंसर क्या आएगा हमारा, सिर्फ t। क्या आएगा, t। यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे +1, सॉरी ऑप्शन गलत था। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, t की पावर 1। k की डायमेंशन क्या है, t की पावर 1। अब देखो ऐसी डायमेंशन एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर ही, और इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं अगर सारे क्वेश्चन कराने लग जाऊँ ना तो वीडियो 1 घंटे 2 घंटे की हो जाएगी। सो तुम इतने क्वेश्चंस करो, तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ तुम्हारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें वो सॉल्व करने हैं। और अगर तुम्हें एक भी क्वेश्चन ना आए तो तुम मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता के दूंगा वो सारे क्वेश्चंस। और अगर तुम चाहते हो कि और क्वेश्चन सुबह मैं यहाँ यूट्यूब पर ही करा दूँ, तो बस एक कमेंट कर देना कि यार और क्वेश्चंस की वीडियो ले आओ। जिस टाइम तुम कमेंट करोगे ना, उसके एक दिन के अंदर अंदर तुम्हें वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, पढ़ते रहना है अच्छे से, बस मेरा यही गोल है यार कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी तुम चाहते हो, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो तुम वहाँ चले जाओ, ठीक है। सो ऐसे ही पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय।